मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर लेती हैं तो अगला काम उनका होता है कि उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाना। तो कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाना, चाहे वो आप जहां पे आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन की है उसी एरिया में हो, चाहे कंट्रीज़ के अलग अलग पार्ट में हो, जब आप कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाते हो तो इसी को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। बस डिफरेंस इतना होता है कि यहाँ पे फ्री में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, फ्री में नहीं बांटा जाता, बल्कि उसके बदले आप कंज्यूमर से पैसा चार्ज करते हो। तो प्रोसेस थ्रू विच द गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर, यानी कि प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर से कस्टमर तक प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना, कस्टमर तक पहुंचाना प्रोडक्ट को, वही चीज़ क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो ये जो चैनल टर्म है ना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जो चैनल टर्म है, चैनल टर्म ऑरिजिनेट हुआ है टर्म फ्रेंच कैनल से। कैनल का मतलब होता है रूट और वाटर कोर्स, यानी कि रास्ता जिसके थ्रू पानी जो है ट्रेवल करता है। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप क्या कह सकते हो, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू रूट और पाथवे टेकन बाय प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू अल्टीमेट कंज्यूमर, यानी कि प्रोड्यूसर से जिसने प्रोडक्ट को बनाया है वहां से कस्टमर तक पहुंचने के लिए जिन जिन रास्तों से, जिन जिन लोगों से प्रोडक्ट गुजरता है, वही चीज़ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, जिसको हम मार्केटिंग चैनल भी कहते हैं। तो मार्केटिंग चैनल को डिफाइन किया गया है कि मार्केटिंग चैनल आर सेट ऑफ इंटरमीडिएट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल फॉर यूज और कंजम्पशन, यानी कि वो इंटरमीडिएट ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग जो प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए काम करते हैं, उन्हीं को मार्केटिंग इंटरमीडिएट या फिर मार्केटिंग चैनल कहते हैं। तो जैसे कि होलसेलर एंड रिटेलर्स होते हैं, ये क्या है, होलसेलर रिटेलर क्या करते हैं, प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, टाइटल अपने नाम कर लेते हैं, यानी मालिकाना हक उनका हो जाता है, उसके बाद फिर वो डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर को रिसेल करते हैं, तो इनको मर्चेंट भी कहते हैं। वहीं पे कुछ ऐसे भी आपको इंटरमीडिएट्स मिलेंगे जो कि आप टाइटल अपने नाम पे नहीं लेते हैं, यानी कि वो क्या कहते हैं, जिसको आप दलाल हिंदी कहते हैं। तो ये ब्रोकर होते हैं, सेल्स एजेंट होते हैं, फिर मैन्युफैक्चर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ये क्या करते हैं कि कस्टमर से जो है कांटेक्ट करेंगे और उनको प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे और नेगोशिएट करेंगे और सीधे प्रोड्यूसर से कस्टमर को मिलवा देंगे। जैसे कि आप रियल इंडस्ट्री में देखते होंगे, यहाँ पे क्या होता है कि आपको प्लॉट बेचना है तो प्लॉट जो है, जो एजेंट होते हैं वो प्लॉट अपने नाम पर नहीं कर लेते हैं, बल्कि जो कंपनी होती है उसी से सीधे कस्टमर को कॉन्टैक्ट करवा देते हैं। बस बीच में वो क्या करते हैं, कमीशन चार्ज कर लेते हैं। और इसी तरीके से कुछ लोग होते हैं जो फैसिलिटेटर का काम करते हैं, यानी कि वो ट्रांसपोर्टेशन करना है, बैंकिंग सर्विसेज हो गई, एडवर्टाइजिंग हो गई, या फिर वेयर हाउस स्टोरेज का सर्विस हो गया, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आप अपना प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकें। क्लियर। तो ये सभी क्या है, ये सब इंटरमीडिएट्स हैं, होलसेलर, रिटेलर, ब्रोकर, सेल्स एजेंट, फैसिलिटेटर, ये सब इंटरमीडिएट्स है जो कि हेल्प करते हैं प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने में। क्लियर। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब या फिर मार्केटिंग चैनल का मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ इंटरमीडिएट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल फॉर यूज और कंजम्पशन। ये इंटरमीडिएट्स ही होते हैं जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचाते हैं जिससे कि कस्टमर उसको यूज कर सके, कंज्यूम कर सके। क्लियर। तो हम बात कर लें टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के, तो यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स दोनों के लिए अलग अलग हैं। तो टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर कंज्यूमर गुड्स, तो यहाँ पे इसको आप लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी कह सकते हैं। तो 0, 1, 2, 3 इतने लेवल होते हैं। तो सबसे पहले आता है जीरो लेवल। यहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर, जो प्रोड्यूसर होता है, वो प्रोड्यूसर चाहे तो बिना किसी इंटरमीडिएट्स के सीधे कस्टमर को कंज्यूमर को प्रोडक्ट अपना सेल कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं जीरो लेवल, यानी कि बीच में कोई भी नहीं है, जिसने प्रोडक्ट को बनाया है वही सीधे कंज्यूमर को सेल कर दे रहा है। जैसे नॉर्मली फार्मर्स के केस में क्या होता है कि वहां पे आप जो है कंज्यूमर, जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोडक्ट बना के कंज्यूमर को सेल कर देता है। सब्जी के केस में आप देख लीजिए, या फिर मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको देख लीजिए, जिसने बनाया है वो सीधे कंज्यूमर को आके बेच देता है। तो जीरो लेवल। क्लियर। और दूसरा आता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से रिटेलर, रिटेलर से देन कंज्यूमर। यहाँ पे क्या होता है, वन लेवल आ गया। ये क्या है, वन लेवल, यानी कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक इंटरमीडिएट आ गया जिसको हम रिटेलर कहते हैं। रिटेलर क्या करता है, वो प्रोड्यूसर से परचेज करेगा प्रोडक्ट को, अपना मालिकाना हक हो जाएगा रिटेलर का। अब रिटेलर जो है अपने एरिया के कस्टमर्स को सेल करता है, यानी कि रीसेल कर रहा है यहाँ पे। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो गया, वन लेवल। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जब एक बंदा आ गया, एक इंटरमीडिएट आ गया, तो वन लेवल। जब दो लोग आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, टू लेवल हो जाता है। यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसर जो है वो होलसेलर को सेल करता है, होलसेलर जो है रिटेलर को सेल करता है, और रिटेलर फिर जो है वो कंज्यूमर को सेल करता है। तो ये क्या हो गया, टू लेवल। और इसी तरीके से चौथा जो ऑप्शन होता है वो है कि प्रोड्यूसर जो है एजेंट या ब्रोकर के थ्रू होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को अपना प्रोडक्ट सेल कर दे, फिर डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर जो है वो रिटेलर को सेल करे, रिटेलर जो है वो कंज्यूमर को सेल करता है। क्लियर। तो नॉर्मली जो भी जितने भी कॉस्मेटिक आइटम हो गया, फिर जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो गए, वो नॉर्मली देखेंगे तो होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर में आता है। वहीं पे
आप बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट देखेंगे जैसे मिल्क प्रोडक्ट होते हैं जो पेरिशेबल नेचर के होते हैं, जो जल्दी खत्म नष्ट हो जाते हैं, तो वो क्या है, वो सीधे प्रोड्यूसर से रिटेलर और रिटेलर से सीधे कंज्यूमर तक आ जाता है। आप वहाँ पे ज़्यादा लेवल हम नहीं रखते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट जहाँ पे जल्दी ख़राब होने का चांसेस रहता है, तो उनमें हम जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर को या इंटरमीडिएट्स को हटा देते हैं, सीधे प्रोड्यूसर जो है वो कंज्यूमर को सेल करता है। क्लियर। वहीं पे अगर हम बात कर लें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं सीधा सीधा होता है, या तो सीधे बिजनेस या गवर्नमेंट यूज़र को जो है प्रोड्यूसर सेल कर दे, या फिर एजेंट या ब्रोकर जो होते हैं जो निगोशिएट करवाते हैं उनसे थ्रू वो करवा लें, या फिर जो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनके थ्रू, या फिर एजेंट ब्रोकर और इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर दोनों को यूज़ कर लें। तो यहाँ पे भी क्या है, 0 लेवल, 1 लेवल और 2 लेवल यहाँ पे है। क्लियर। तो ये हो गया टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर इंडस्ट्रियल गुड। तो अगर हम देखें कि जो मैन्युफैक्चर होता है वो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक किन किन चैनल का यूज़ करके जो है पहुंचा सकता है, तो 3 टाइप के हम डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज़ डायरेक्ट चैनल, यानी कि जहाँ पे डायरेक्ट चैनल में क्या होता है कि जहाँ पे मैन्युफैक्चर खुद जो है वो कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करता है। वहीं पे दूसरा है इनडायरेक्ट चैनल, जहाँ पे मैन्युफैक्चर खुद डायरेक्टली जो है कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करता, बल्कि क्या करता है, कुछ इंटरमीडिएट्स को इन्वॉल्व करता है। और वहीं पे तीसरा है मल्टी चैनल और हाइब्रिड चैनल। यहाँ पे क्या होता है कि वो कहीं कुछ एरिया में ऐसा होगा जहाँ पे वो खुद जो है प्रोडक्ट को डिलीवर करेगा, और कहीं कुछ एरिया ऐसे होंगे, कुछ लोकेशन ऐसे होंगे जहाँ पे वो इंटरमीडिएट्स का यूज़ करके जो है प्रोडक्ट को डिलीवर करता है। तो मल्टी चैनल या हाइब्रिड चैनल। मल्टी चैनल का मतलब कि डायरेक्ट भी होगा और इनडायरेक्ट भी होगा। डायरेक्ट में जहाँ पे मैन्युफैक्चर खुद कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करता है, और इनडायरेक्ट में जहाँ पे मैन्युफैक्चर खुद नहीं डिलीवर करके बल्कि वो इंटरमीडिएट्स को, यानी कि जो होलसेलर रिटेलर्स हो गए, जॉबर्स हो गए, उनको इंक्लूड करता है और उनके थ्रू जो है वो कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करता है। तो डायरेक्ट चैनल को हम क्या कहते हैं, 0 लेवल कहते हैं, जो कि अभी आपने देखा। तो डायरेक्ट चैनल को क्या कहते हैं, 0 लेवल। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि सेलिंग एट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यानी कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहीं पे जो है उन्होंने एक ऑफिस या फिर एक शॉप ओपन कर लिया, वहीं पे जो है प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। या फिर डोर टू डोर सेलिंग हो सकता है, जो कि आपने सेल्समैन में पढ़ा। डोर टू डोर सेलिंग में यहाँ पे दरवाजे पे जाके जो सेल्समैन होते हैं वो जाके अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। क्लियर। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अगर रोड पे आप जा रहे हो तो वहाँ पे आता है कि कंपनी का प्रचार है, कंपनी से सीधे जो है आपको कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है। तो डोर टू डोर सेलिंग हो गया। इसी तरीके से मेल ऑर्डर, जहाँ पे आप क्या कहते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स होता है, चाहे वो टेलीफोन लेके, चाहे वेबसाइट पे जाके जो है आप ऑर्डर कर देते हो और फिर प्रोडक्ट आपके घर पहुँच जाता है। तो ये भी क्या है, ये मेल ऑर्डर कहलाता है। यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट चैनल है ना, आपने सीधे कंपनी में फ़ोन किया, कंपनी ने आपका प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया। तो डायरेक्ट यानी कि 0 लेवल, बीच में कोई भी नहीं है। और वहीं पे मल्टीपल शॉप्स, यानी कि चेन शॉप, चेन स्टोर जो आप कहते हो। तो मल्टीपल शॉप यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है ना, अपने ही मल्टीपल शॉप्स जो है अलग अलग लोकेशन पे ओपन करके जो है आपको प्रोडक्ट डिलीवर करती है। तो दैट इज़ डायरेक्ट चैनल, यानी कि 0 लेवल। यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट बीच में नहीं होता है, सीधे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होती है वो प्रोडक्ट डिलीवर करती है कस्टमर को। वहीं पे जो दूसरा है दैट इज़ इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जो कि ये क्या होता है, ये 1 लेवल या फिर 2 लेवल हो सकता है। क्लियर। इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा, या तो 1 लेवल होगा, या तो 2 लेवल होगा, या फिर 3 लेवल होगा। ठीक है। अगर सिर्फ रिटेलर का यूज़ करके जो है मैन्युफैक्चरर ने क्या किया कि रिटेलर्स को जो है प्रोडक्ट डिलीवर किया और रिटेलर ने कस्टमर को सेल कर दिया, तो क्या हो जाता है, 1 लेवल हो जाता है। वहीं पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऐसे होती हैं जो होलसेलर्स को देती हैं, होलसेलर रिटेलर्स को सेल करती हैं, फिर रिटेलर जो है कस्टमर को सेल करते हैं, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, 2 लेवल। और वहीं पे जॉबर्स हो गए, यानी कि एजेंट्स होते हैं, एजेंट होते हैं जो होलसेलर्स होते हैं, होलसेलर के थ्रू जो है एजेंट्स जो है रिटेलर्स को प्रोडक्ट सेल करते हैं, फिर रिटेलर कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये 3 लेवल हो जाता है। तो यानी कि इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब बीच में इंटरमीडिएट, यानी मैन्युफैक्चरर और जो कस्टमर होता है उनके बीच में जब इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहलाती है। और यहीं पे क्या होता है कि जब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर कर रही है, और जो है इंटरमीडिएट्स का यूज़ करके भी प्रोडक्ट डिलीवर कर रही है, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, हाइब्रिड या फिर मल्टी चैनल कहते हैं। क्लियर। तो ये जो है इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है। अब बात कर लें कि रोल या इंपॉर्टेंस या फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फंक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे स्क्रीन पे है कि ब्रॉडली अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये ट्रांसफर करते हैं, लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और फैसिलिटेटिंग, यानी कि बैंकिंग हो गया या फिर जो है वेयर हाउसिंग हो गया, ये सारी सर्विसेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हेल्प करता है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, ब्रेकिंग द बल्क। ब्रेकिंग द बल्क मतलब कि बड़े बड़े प्रोड्यूसर क्या है, वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट को, तो जो होलसेलर रिटेलर छोटे छोटे क्वांटिटी में परचेज करते हैं प्रोड्यूसर से और अपने एरिया के कस्टमर्स को सेल करते थे, यानी कि बल्क को ब्रेक करते हैं। ट्रिक। बल्क यानी कि लार्ज अमाउंट को छोटे छोटे अमाउंट में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि कस्टमर आसानी से परचेज कर सके। ट्रांसफर ऑफ द टाइटल ऑफ गुड्स। यहाँ पे क्या है कि जो टाइटल ऑफ गुड्स होती है वो ट्रांसफर होती है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक। प्रोड्यूसर से होलसेलर ने खरीदा, होलसेलर मालिक हो गया उस प्रोडक्ट का। होलसेलर से रिटेलर ने खरीदा, रिटेलर मालिक हो गया उस प्रोडक्ट का। और रिटेलर से
किसने परचेज किया? कंज्यूमर ने। तो अब कंज्यूमर जो है मालिक हो जाता है। वहीं पे फिजिकल मूवमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू कंजम्पशन, बट ऑब्वियसली बात है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ना हो तो कैसे जो है आप जो है कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज कर पाएगा? तो फिजिकली जो है प्रोडक्ट आपका मूव कैसे होगा? स्टोरेज फंक्शन, स्टोरेज में हेल्प करता है। प्रोड्यूसर से एक होलसेलर रख लिया, होलसेलर अपने आप स्टोर करके रखा हुआ है। होलसेलर से रिटेलर ने लिया, रिटेलर अपने आप स्टोर करके रखा है। कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, वो चाहे प्रोड्यूसर से कस्टमर के लिए हो, चाहे कस्टमर से प्रोड्यूसर के लिए हो, इन्फॉर्मेशन जो है कम्युनिकेट होती है। अब कस्टमर ने बताया, फीडबैक दिया कि इस प्रोडक्ट में ये होना चाहिए था। अब ये जो फीडबैक है ना, ये रिटेलर होलसेलर, होलसेलर के थ्रू मैन्युफैक्चर तक पहुंच जाता है कि हाँ कस्टमर जो है ये सारी चीज़ें चाहता है, जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट लाता है। प्रमोशन हो गया, प्रमोशन यानी कि कहाँ पे अवेलेबिलिटी है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या प्राइस है, ये सारी चीज़ें भी जो है रिटेलर के थ्रू, इंटरमीडिएट्स के थ्रू जो है प्रमोट कर सकते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे रिटेलर शॉप पे जाते होंगे तो वहाँ पे अलग अलग ब्रांड के प्रमोशन हो रहे होते हैं। तो वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो प्रमोशन में भी हेल्प कर रहा है और पेमेंट में हेल्प करता है। बट अब होता कि पेमेंट आपका जो प्रोड्यूसर है वहाँ तक पेमेंट कैसे पहुँचेगा? तो कंज्यूमर रिटेलर को देता है, रिटेलर होलसेलर को देता है, होलसेलर जो है प्रोड्यूसर को देता है। तो पेमेंट फ्लो में होता है। तो यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट फ्लो है: ट्रांसफर, फिजिकल मूवमेंट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, प्रमोशन, पेमेंट। ये फ्लो होते हैं एक तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन में होते रहते हैं। क्लियर? जैसे कि फिजिकल मूवमेंट है तो फिजिकल मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है? प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर होता है। कम्युनिकेशन की बात हो गई तो कम्युनिकेशन कंज्यूमर से रिटेलर आता है, रिटेलर से होलसेलर के पास आता है, होलसेलर से प्रोड्यूसर के पास जाता है। पेमेंट की बात हो गई तो कंज्यूमर रिटेलर को, रिटेलर होलसेलर को, होलसेलर प्रोड्यूसर को जो है पेमेंट करता है। प्रमोशन की बात हो गई तो प्रमोशन प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर की तरफ जाता है। तो ये फ्लो होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में होते हैं, मूव करते हैं। अब बात कर लें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सिलेक्ट करने के लिए। तो ये पूरी लिस्ट देख रहे हैं, ये फैक्टर्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी कि अगर कोई कंपनी है वो चाहती है 0 लेवल रखे, 1 लेवल रखे, 2 लेवल रखे, तो वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का प्रोडक्ट है, किस टाइप के उसके बायर हैं। नंबर एंड लोकेशन ऑफ बायर, यानी कि कितने बायर हैं और लोकेशन क्या है। अगर बहुत जगह पे आपके बायर बिखरे हुए हैं आपके प्रोडक्ट के लिए, तो फिर आप क्या करोगे? आप 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, सभी लोग सभी लेवल का यूज़ कर सकते हो। खुद भी बेच सकते हो, रिटेलर का यूज़ करके बेच सकते हो, होलसेलर का भी यूज़ करके बेच सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपका लोकेशन और नंबर ऑफ बायर कितने हैं। साइज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज क्या है, बार बार परचेज करते हैं और छोटे छोटे अमाउंट पे परचेज करते हैं, तो रिटेलर बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि जो प्रोड्यूसर वो तो लार्ज क्वांटिटी में सेल करेगा। रिटेलर से आप 1 किलो भी ले सकते हो, पाव भर भी ले सकते हो। तो साइज और फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज क्या है, बाइंग हैबिट्स और प्रेफरेंसेस क्या है उनकी, लॉट साइज यानी कितने क्वांटिटी परचेज करें, पेरिशेबिलिटी यानी कि प्रोडक्ट क्या जल्दी खराब हो जाता है, फिर ड्यूरेबल प्रोडक्ट है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन, जब अगर पेरिशेबल प्रोडक्ट होगा ना तो वहाँ पे प्रोड्यूसर सीधे बिना किसी लेवल के कस्टमर को सेल करता है, लेकिन अगर ड्यूरेबल प्रोडक्ट होगा तो वहाँ पे जो है वो परचेज जो है होलसेल रिटेलर का यूज़ करके जो है सेल कर सकता है। कॉस्ट ऑफ चैनल, बहुत बार होता है कि चैनल को अगर आप जितना ज़्यादा लंबा चैनल रखेंगे तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, तो इससे हम मिनिमाइज करके रखते हैं, फिर बैलेंस बना के रखते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ मिडिल मैन, अब बहुत बार ऐसा होता है कि आप मिडिल मैन अवेलेबल ही नहीं है, तो वहाँ पे जो है कस्टमर, जो प्रोड्यूसर होता है उसको 0 लेवल यानी कि खुद ही कस्टमर को सेल करना पड़ता है। यूनिट वैल्यू, कभी कभी होता है कि जो महंगे महंगे प्रोडक्ट होते हैं ना, तो वहाँ पे जो है रिटेलर के थ्रू ही हम जो है सीधे सेल करते हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन्हीं के थ्रू हम जो है सेल करते हैं। वहाँ पे हम इंटरमीडिएट्स को लाते ही नहीं है। जैसे कि कार के शोरूम में देख लीजिए, बाइक के शोरूम में देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो सीधे सीधे डीलर होते हैं, किसके? प्रोड्यूसर के, और वही सेल कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये नहीं कि होलसेलर कार को पहले होलसेलर परचेज करेगा, होलसेलर से रिटेलर परचेज करेगा, फिर जो है कस्टमर परचेज करता है, ऐसा नहीं होता। वो सीधे कंपनी से ही अटैच होते हैं। तो यूनिट वैल्यू जब ज़्यादा महंगी होती है तो वहाँ पे 0 लेवल ही नॉर्मली रखा जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन सब पे डिपेंड करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 0 लेवल होगा, 1 लेवल होगा, 2 लेवल होगा या फिर 3 लेवल होगा। होप आपको क्लियर होगा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिंपल सा है कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाना, और उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए कौन कौन से लेवल हो सकते हैं, यानी कि वो प्रोड्यूसर खुद सेल कर सकता है, प्रोड्यूसर जो है होलसेलर या रिटेलर के थ्रू सेल कर रहा है, या फिर प्रोड्यूसर जो है एजेंट के थ्रू सेल कर रहा है। ये डिपेंड करता है इन सारे फैक्टर्स पे। चैनल डिज़ाइन, देखिए चैनल डिज़ाइन का मतलब क्या हो गया कि हमारा चैनल कैसा होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उसका चैनल कैसा होगा, यानी कि कैरियर एंड फॉरवर्ड एजेंट्स होंगे, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर होंगे कि नहीं होंगे, फाइनेंसिंग जो एजेंसीज होती हैं वो होंगी कि नहीं होंगी, होलसेलर रिटेलर ये सब होंगे कि नहीं होंगे, अगर होंगे तो कितने होंगे, कितने नहीं होंगे, ये सारी चीज़ों को डिसाइड करना क्या कहलाता है? चैनल डिज़ाइन कहलाता है। यानी कि चैनल को डिज़ाइन करना, चैनल को बनाना कि कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है डायरेक्ट प्रोडक्ट को सेल करेगी, और कहाँ पे जो है रिटेलर का यूज़ करके सेल करेगी, और कहाँ पे जो है होलसेलर फिर रिटेलर का यूज़ करके सेल करेगी। तो दैट इज कॉल्ड चैनल डिज़ाइन। तो चैनल डिज़ाइन क्या हो गया? चैनल डिज़ाइन मीन्स डिसीजन रिगार्डिंग चैनल, यानी चैनल के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन मेकिंग लिया जाता है उसी को चैनल डिज़ाइन कहते हैं। यानी कि हमें नया चैनल क्रिएट करना है, या फिर जो ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टिंग चैनल है उसी में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, यानी कि होलसेलर को चेंज कर देना है, रिटेलर्स को चेंज कर देना है, मॉडिफाई करना है। यानी कि ऑलरेडी आपका एक चैनल बना हुआ था
उसमें कुछ चीज़ें और नए चैनल को, नए रिटेलर्स को ऐड करना है या फिर पुराने रिटेलर्स को हटा के कोई नया लेके आना है। तो इस चीज़ को जब आप डिज़ाइन करते हो अपने चैनल को, तो वही चीज़ क्या कहलाता है, चैनल डिज़ाइन कहलाता है। तो प्रोसेस ऑफ चैनल डिज़ाइन की बात करें कि कैसे जो है चैनल को डिज़ाइन किया जाता है, तो यहाँ पे याद रखिए कि जब चैनल डिज़ाइन करते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं, जैसे मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोडक्ट क्या है, इंटरमीडिएट्स कैसे हैं, बिहेवियर डायमेंशन कैसा है कस्टमर का, कंपनी का डायमेंशन क्या है, इन्वायरमेंटल इशूज़ क्या है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है ये चैनल डिज़ाइन किया जाता है। तो चैनल डिज़ाइन जब प्रोसेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि कस्टमर की नीड क्या है, डिफाइनिंग द कस्टमर नीड, यानी कि कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है नहीं होती है, प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन, जो कस्टमर है उसको प्रोडक्ट अपने अकॉर्डिंग चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, लॉट साइज यानी कि कितनी क्वांटिटी में परचेज कर रहा है, क्लियर, स्पेशल कन्वीनियंस यानी कि अवेलेबिलिटी भी जो है कस्टमर को चाहिए होती है, वेटिंग और डिलीवरी टाइम भी जो है वहाँ पे इंक्लूड होता है, या फिर आफ्टर सेल सर्विसेज भी उसमें इंक्लूडेड है कि नहीं इंक्लूडेड है। तो ये सारी चीज़ें जो है पहले आप चैनल डिज़ाइन करते हो तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, क्योंकि आप सपोज करें कि जैसे दूध है तो मिल्क है, तो मिल्क में अगर आप ज़्यादा होलसेल और रिटेलर इन सबको इन्वॉल्व करेंगे ना कहीं ये प्रोडक्ट क्या होगा, एफएमसीजी प्रोडक्ट होता है, खराब होने वाला है, 1 से 2 दिन के अंदर आपको यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे जो है जो आपको चैनल है वो क्या रखना होगा, छोटा से छोटा, यानी कि जीरो लेवल का ही चैनल यहाँ पे आपको रखना होता है। तो कस्टमर की नीड क्या है, अब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जहाँ पे उनको जो है टेक्निकल नॉलेज, यहाँ पे इंस्टॉलेशन चाहिए होता है, जहाँ पे उनको प्रोडक्ट के बारे में टेक्निकल नॉलेज इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, तो वहाँ पे आप सीधे प्रोडक्ट भेज दोगे तो काम नहीं चलेगा। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आपको रिटेलर्स या फिर जॉबर्स को इंक्लूड करना पड़ता है। तो डिफाइन द कस्टमर नीड, कस्टमर की नीड क्या है उसको डिफाइन करिए। देन डिफाइन द चैनल ऑब्जेक्टिव, चैनल का ऑब्जेक्टिव क्या है उसको भी आप बताइए कि चैनल ऑब्जेक्टिव क्या है, कि यानी प्रोडक्ट को जल्दी से जल्द पहुंचाना है, या फिर जो है प्रोडक्ट ज़्यादा बड़ा है, बल्कि प्रोडक्ट है, तो उसके लिए जो है शिपिंग वगैरह डिस्टेंस, आप जो है बहुत दूर प्रोडक्ट को शिप करना है, तो उस केस में जो है फिर आपको इंटरमीडिएट्स को इन्वॉल्व करना होता है। तो चैनल का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लियर। उसके बाद फिर आपको देखना है कि चैनल अल्टरनेटिव्स, यानी कि आपके पास कौन कौन से अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, यानी कि कहाँ पे होलसेलर्स मिलेंगे, कहाँ पे रिटेलर्स मिल जाएंगे, कहाँ पे जॉबर्स मिल जाएंगे, कहाँ पे आपको खुद ही डिलीवर करना होगा। इन सभी चीज़ों को जो है आपको चैनल अल्टरनेटिव्स को जो है एनालाइज करना होगा। यहाँ पे जो है टाइप ऑफ इंटरमीडिएट, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर को यूज़ करना है, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स को यूज़ करना है, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर जो ट्रक एंड ये सारी चीज़ें आपको जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, फाइनेंसिंग एजेंसीज, यानी कि किनसे आप जो है फाइनेंस लोगे, बैंक से लोगे या फिर कोई और जो है फाइनेंसिंग कंपनी है उनसे आप जो है सामान लोगे, होलसेलर, रिटेलर्स, इन सबको जो है आप क्या कहते हो यहाँ पे चैनल अल्टरनेटिव्स में एवेलुएट करते हो कि कौन आपके हो सकते हैं, आपके चैनल में इंक्लूड हो सकते हैं। नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स, ये भी डिपेंड करता है। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, यानी कि सिर्फ कोई एक शॉप ओपन होगा जहाँ पे सिर्फ आप ही का प्रोडक्ट ओपन जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, या फिर सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, यानी कि उस रिटेलर शॉप पे जो है गिने चुने प्रोडक्ट ही जो है ब्रांड के प्रोडक्ट जो है मिल रहे होंगे, या फिर इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि उस शॉप पे जो है मल्टीपल प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। तो एक्सक्लूसिव, सेलेक्टिव है, इंटेंसिव, किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन आपको जो है ये चूज़ करना है, ये भी आपको जो है देखना होगा, यानी कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप के रिटेल शॉप पे होगा। ऐसा रिटेल शॉप जहाँ पे सिर्फ 1-2 प्रोडक्ट मिलते हैं, ऐसा रिटेल शॉप जहाँ पे सिर्फ आप ही का प्रोडक्ट मिलेगा, या फिर ऐसा रिटेल शॉप जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। तो ये भी जो है चैनल अल्टरनेटिव्स में देखना होता है। उसके बाद फिर क्या करना है, इवैल्यूएशन ऑफ चैनल अल्टरनेटिव, यानी कि चैनल अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करिए। इवैल्यूएट करने का अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है, जैसे इकोनॉमिक बेसिस पे, यानी कि फायदा होगा, नुकसान होगा, कंट्रोल क्राइटेरिया, यानी कि रिटेलर्स पे आपका कंट्रोल रहेगा, होलसेलर पे आपका कंट्रोल रहेगा कि नहीं रहेगा, एडॉप्टिव क्राइटेरिया पे, यानी कि जो भी चेंजेस होते हैं टाइम टू टाइम, आए दिन जो है रूल रेगुलेशन में, इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं, तो क्या उसके अकॉर्डिंग वो रिटेलर्स, वो होलसेलर्स अडॉप्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इन सब के बेसिस पे जो है आप चैनल्स को इवैल्यूएट करते हो और फिर एक आइडियल चैनल स्ट्रक्चर आप डिसाइड कर लेते हो। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट करने की बात नहीं, यहाँ पे डिज़ाइन करने की बात हो रही है, यानी कि फिर एक आइडियल चैनल स्ट्रक्चर जो है आप डिज़ाइन कर लेते हो कि हाँ इस लोकेशन पे हम जो है डायरेक्ट सेल करेंगे, इस लोकेशन पे हम होलसेलर रिटेलर के थ्रू जो है प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और तीसरा कोई लोकेशन है तो वहाँ पे जो है हम मल्टी चैनल का यूज़ करके वहाँ पे डिलीवर करेंगे। तो यानी कि एक आइडियल चैनल स्ट्रक्चर जो है आप डिसाइड कर लेते हो। तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेस ऑफ चैनल डिज़ाइन। चैनल को डिज़ाइन करना कि किस तरीके का आपका चैनल होगा, कहाँ पे डायरेक्ट होगा, कहाँ पे होलसेलर होंगे, कहाँ पे रिटेलर्स का यूज़ करना है, कहाँ पे कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट्स का यूज़ करना है, कहाँ पे फाइनेंसिंग एजेंसीज का यूज़ करना है, कहाँ पे होलसेलर का यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें जो डिज़ाइन करते हैं ना, वही चीज़ क्या कहलाता है, चैनल डिज़ाइन कहलाता है। क्लियर। अब जब आप चैनल को डिज़ाइन कर लेते हो तो अगला काम क्या होता है, अब जो है आप चैनल मेंबर्स को सेलेक्ट करोगे, उनको रिक्रूट करोगे, उनको ट्रेन करोगे, उनको मोटिवेट करोगे, उनको इवैल्यूएट करोगे। क्लियर। तो वो सब किस में आ जाता है, चैनल मैनेजमेंट डिसीजन में। यानी कि अब क्या करना है, चैनल तो डिज़ाइन कर लिया, अब चैनल को मैनेज करना है।
है। मैनेज कब करोगे? जब आपके पास मेंबर्स होंगे तभी तो मैनेज करोगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा? रिक्रूटिंग चैनल मेंबर्स। आप क्या कहते हो? चैनल मेंबर को रिक्रूट करते हो। रिक्रूट करते हो यानी कि एडवर्टाइजमेंट्स दिखाओगे कि आपके जो है आपके लोग, आपको जो है होलसेलर की रिक्वायरमेंट है, आपको रिटेलर्स की रिक्वायरमेंट है, आपको जो है फाइनेंसिंग एजेंसीज की रिक्वायरमेंट है, आपको कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो यानी कि आप जो है एडवर्टाइजमेंट शो करते हो सबसे, जो है जो भी बिजनेस आपको जो होलसेलर है, रिटेलर्स है, वो फिर क्या करते हैं? आपको अप्लाई करते हैं। तो रिक्रूटिंग चैनल मेंबर, रिक्रूटर और सिलेक्शन दोनों के बीच में डिफरेंस आपने ह्यूमन रिसोर्स में पढ़ा होगा। रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि एप्लीकेशन मंगवाने तक का काम होता है रिक्रूटमेंट। उसके बाद जो एप्लीकेशंस आपके पास आए होते हैं उसमें से बेस्ट को चूज करना क्या कहलाता है? सिलेक्शन। तो रिक्रूटिंग चैनल मेंबर। उसके बाद फिर आप क्या करते हो? सिलेक्शन ऑफ चैनल मेंबर, यानी कि आप चैनल मेंबर्स को सेलेक्ट करोगे। वो हो सकता है कि उनके एक्सपीरियंस के, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे, उनका रिस्क फैक्टर, वो कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना रिस्क नहीं ले सकते हैं, इन सब चीज़ों के बेसिस पे क्या करते हो? आप जो है चैनल मेंबर को सेलेक्ट करते हो। क्लियर? रिक्रूटमेंट में ये क्या हो गया कि वहाँ से हमने डिफरेंट डिफरेंट होलसेलर, रिटेलर, डिफरेंट डिफरेंट जो इंटरमीडिएट्स होते हैं उनसे हमने एप्लीकेशन मंगवा लिया। अब जो है उनमें से हमको जो है बेस्ट को सिलेक्ट करना है। आपको 10 चाहिए तो 10 लोगों को, 11 चाहिए तो 11 रिटेलर्स को, होलसेलर्स को, इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना होगा। वो उनके एक्सपीरियंस भी उनका देखी जाएगी कि वो कितने पुराने हैं, कितने नए हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, उनको रिस्क फैक्टर कितना है उस एरिया में, उनको अगर आप जो है अपना प्रोडक्ट देते हो तो कितना रिस्की है। ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं सिलेक्शन के टाइम पे। जब आप सेलेक्ट कर लेते हो तो अगला काम क्या होगा? बट ऑब्वियसली बात है कि ट्रेनिंग देना होगा। यानी कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पे आपको ट्रेनिंग देना पड़ता है अपने चैनल मेंबर्स को। वो फील्ड में जाके हो सकता है, वो क्लासरूम में बैठा के ट्रेनिंग दे सकते हो, पेपर वर्क कैसे कंप्लीट करना है उसके लिए ट्रेनिंग दे सकते हो, टेक्निकल, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो टेक्निकल होते हैं, वहाँ पे उनके इंस्टॉलमेंट, उनकी इंस्टॉलिंग कैसे करनी है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है आप क्या करते हो? चैनल मेंबर्स को ट्रेनिंग देते हो। क्योंकि आपके चैनल मेंबर्स जो होते हैं ना वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएंगे किसके? कस्टमर के। अब कस्टमर को अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो कौन डील करेगा? चैनल मेंबर डील करेंगे। जब उनको पता ही नहीं होगा कि कैसे इसको रन किया जाता है, कैसे टीवी है, वॉशिंग मशीन है, कैसे चलाया जाता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है, तो फिर उस केस में क्या होगा कि कस्टमर्स को वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना पड़ता है चैनल मेंबर्स को। तो आपने क्या किया? रिक्रूट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन के बाद आपने उनको क्या कर दिया? ट्रेनिंग दे दिया। अब क्या होगा? अब उसको बीच बीच में आपको जो चैनल मेंबर्स हैं ना उनको मोटिवेट भी करता रहना होगा, मोटिवेट भी करते रहना होगा। यानी कि स्पेशल डील्स निकाल दिए, हाई मार्जिन प्रॉफिट जो है आप चैनल मेंबर्स को दे रहे हो, सेल्स कॉन्टेस्ट निकाल दिए। आपने देखा होगा कि आप जब कई सारे रिटेल शॉप पे जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है? उनको मिला होता है बेस्ट अवार्ड, बेस्ट सेलिंग जो है रिटेल शॉप होता है। तो यानी कि वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा सेल किया उस कंपनी के प्रोडक्ट का, तो उस कंपनी ने उनको जो है बेस्ट सेल कॉन्टेस्ट का अवार्ड दिया रहता है। तो मोटिवेट करना है चैनल में उसको। यानी कि कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या निकालती है कि जो रिटेलर 1 लाख यूनिट एक महीने में सेल कर देगा उसको जो है ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, उसको जो है टूर पैक मिलेगा। तो इस तरीके से जो है चैनल मेंबर्स को मोटिवेट भी करते रहना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स, डिफरेंट डिफरेंट डील्स को जो है प्रोवाइड करके। तो यहाँ पे याद रखिए कि कस्टमर को मोटिवेट नहीं किया, यहाँ पे चैनल मेंबर्स को मोटिवेट किया जा रहा है। क्लियर? तो चैनल मेंबर्स को मोटिवेट किया था तो सेल्स कॉन्टेस्ट हो गए, हाई मार्जिन प्रॉफिट दे के हो गया, स्पेशल डील्स हो गया। तो इन सब के थ्रू जो है उनको मोटिवेट किया जाता है। अब जो है मोटिवेट करने के बाद आपको जो है एवेलुएट भी करना होता है उनकी परफॉर्मेंस को। यानी कि क्या वो आपके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, जितना सेल्स आप अचीव करना चाहते थे उतना सेल्स हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो आपको जो है उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको एवेलुएट भी करना है। और अगर लगता है कि कोई जो है कोई चैनल है, कोई पार्टनर है, वो जो है सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या करते हो? उसको मॉडिफाई भी करते हो। मॉडिफाइंग चैनल अरेंजमेंट, यानी कि किसी रिटेलर के हटा के किसी दूसरे रिटेलर को लेके आते हो, या फिर किसी होलसेलर को हटा के किसी दूसरे होलसेलर को लेके आते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि आप सपोज करिए कि आप जो है डिलीवरी एजेंट्स को आपने रिक्रूट कर लिया, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से कस्टमर तक पहुंचा रहा है, तो अब वो जो है वो लेट डिलीवर करते हैं। तो लेट डिलीवर करते हैं यानी कि कहीं ना कहीं आपकी सर्विस को वो पुअर परफॉर्म कर रहे हैं। तो यानी कि आप क्या करोगे? आप एजेंट को चेंज कर दोगे, किसी दूसरे डिलीवरी एजेंट्स को कॉन्टैक्ट करोगे। तो दैट इज मॉडिफाइंग चैनल अरेंजमेंट। और उसके बाद फिर आप क्या करोगे? मैनेजिंग रिलेशनशिप इन चैनल। यानी कि आप जब मॉडिफाई कर ले तो उसके बाद आपको रिलेशनशिप को भी मेंटेन रखना होता है। कॉपरेशन हो गया, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं जो कि अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट को भी आपको हैंडल करना होगा, उनको मोटिवेट करना होगा, उनको जो भी उनके माइंड में जो प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, जो भी कॉन्ट्रडिक्शन आ रहे होंगे, उनको समझाना होगा, कम्युनिकेट करना होगा, निगोशिएट करना होगा। तो यानी कि रिलेशनशिप को भी मैनेज करना होता है चैनल्स का। ये नहीं कि आपने बना लिया चैनल उसके बाद काम हो रहा है, नहीं, आपको उनको कोऑपरेट करना होगा, उनको फॉलोअप करना होगा, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना होगा। तो ये चैनल मैनेजमेंट डिसीजंस होते हैं। यानी कि रिक्रूट करना, उसके बाद सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग देने के बाद मोटिवेट करना, मोटिवेट करते के साथ साथ उनको इवैल्यूएट भी करना, अगर कहीं गड़बड़ हो रही है तो उनको जो है मॉडिफाई करना उस चैनल एजेंट्स को, और उसके बाद उनके साथ रिलेशनशिप को भी मैनेज करना। ये सभी चीज़ किस में आ जाती है? चैनल मैनेजमेंट डिसीजन। यानी कि चैनल मैनेजमेंट यानी कि होलसेलर, रिटेलर, जॉबर्स, जो C&F एजेंट्स होते हैं, इन सभी को मैनेज करना।
क्लियर, जिससे कि आपका प्रोडक्ट सही से, आपका डिस्ट्रीब्यूशन सही से हो सके। चैनल कॉन्फ्लिक्ट, देखिए कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक जो पर्सन्स होते हैं उनके बीच में किसी चीज़ को लेकर मनमुटाव हो रहा हो या फिर अपोज कर रहे हो, एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं, तो वो चीज़ कॉन्फ्लिक्ट कहलाती है। तो चैनल कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाएगा, जब दो या दो से अधिक जो चैनल पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में जब वो डिसएग्रीमेंट हो जाता है या फिर वो अपोज करने लगते हैं एक दूसरे को, तो वही चीज़ क्या कहलाती है, चैनल कॉन्फ्लिक्ट कहलाती है। अब सपोज है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर्स को देता है और रिटेलर जो है कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करता है। अब रिटेलर जो है वो सीधे मैन्युफैक्चरर के पास पहुंच जा रहा है, होलसेलर को बाइकआउट कर दे रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। क्लियर, तो चैनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हो गया कि डिसएग्रीमेंट बिटवीन द चैनल मेंबर्स। ये कब होता है, जनरेटेड व्हेन वन चैनल मेंबर्स एक्शन प्रिवेंट अनदर चैनल फ्रॉम अचीविंग इट्स गोल। तो सभी के अपने अपने गोल्स होते हैं, जब किसी एक चैनल मेंबर की वजह से किसी दूसरे चैनल मेंबर के गोल को अचीव होने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है, तो फिर वहाँ पे चैनल कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है, यानी कि झगड़ा होने लगता है, कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट उनके बीच में जनरेट हो जाता है। अब सपोज करें कि जो रिटेलर्स है वो जो है मिल्क जो है वो सेल करता है अपने कस्टमर्स को। अब जो डिलीवरी एजेंट्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरर से लेके रिटेलर तक जो है मिल्क प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, वो जो है सुबह सुबह लेट कर दें, तो फिर क्या होता है कि जो कस्टमर्स होते हैं वो सुबह मिल्क लेने आते हैं, अब सुबह जो है उनको मिल्क नहीं मिलेगा तो किसी दूसरे शॉप पे जाके परचेज कर लेंगे। तो इससे क्या होता है कि उससे रिटेलर्स का जो गोल था वो अचीव होने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। क्यों? क्योंकि डिलीवरी उसको जो है टाइम पे नहीं मिल रही थी मिल्क की। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने लगता है। क्लियर, तो यही चीज़ क्या कहती है, चैनल कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। जब चैनल मेंबर्स जो होते हैं, होलसेलर, रिटेलर, कैरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंट्स, फाइनेंसिंग एजेंसी, डिलीवरी एजेंट, ये सब जो होते हैं उनके बीच में जब कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट होने लगता है और एक दूसरे के गोल को अचीव होने में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो वो चीज़ चैनल कॉन्फ्लिक्ट कहलाती है। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं चैनल कॉन्फ्लिक्ट के, जैसे कि रोल एम्बिग्यूटी, यानी कि रोल को क्लियर ही नहीं है कि किसका क्या रोल है, होलसेलर का क्या रोल है, रिटेलर्स का क्या रोल है, उनको क्लियर नहीं है, डिलीवरी का क्या रोल है, क्लियर नहीं है। रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी कि टाइम टू टाइम जब चेंज होने लगता है, जो है यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो जब आप उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने लगता है। कम्युनिकेशन डिफिकल्टी, यानी कि टाइम से आप जो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है रिटेलर्स को, होलसेलर्स को, चैनल मेंबर्स को आप जो प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो यहाँ से भी क्या होता है कि चैनल कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने लगता है। प्राइस वार, यानी कि सेम प्रोडक्ट को अलग रिटेलर्स जो है अलग अलग प्राइस में सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने लगता है। टू मेनी मेंबर्स टू सर्व फ्यू कस्टमर्स, अब किसी एरिया में कुछ ही कस्टमर्स हैं, अब उनको डिलीवर करने के लिए, प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए आप जो है मल्टीपल रिटेलर्स को आपने जो है प्रोडक्ट दे रखा है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट राइज होगा कि भाई 10,000 कस्टमर हैं, उन पे एक होना चाहिए, तो यहाँ पे आपने 10 लोगों को, 10,000 कस्टमर के लिए 10,000 जो है आपने रिटेल शॉप खोल दिया है, तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने लगती है। तो चैनल कॉन्फ्लिक्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट रीजन से जो है अराइज हो जाते हैं। वो रोल एम्बिग्यूटी की वजह से हो सकता है, वो चेंज नहीं हो रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है, वो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है प्रॉपर उसकी वजह से हो सकता है, प्राइस की वजह से हो सकता है, या फिर बहुत सारे मेंबर्स एक ही एरिया में सर्व कर रहे हो कुछ ही कस्टमर्स को, तो उसकी वजह से भी जो है चैनल कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। अब बात कर लें टाइप ऑफ चैनल कॉन्फ्लिक्ट की, यानी कि कितने टाइप के चैनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो देखिए चैनल क्या होता है कि मैन्युफैक्चर होता है, ऊपर मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर के नीचे बहुत सारे होलसेलर्स होते हैं, उनमें उनके नीचे बहुत सारे रिटेलर्स होते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद नीचे कस्टमर्स आता है, ये पूरा चैनल हो जाता है। तो चैनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हो गया कि ये 3 टाइप का होता है। वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट, वर्टिकल यानी कि जब होलसेलर और रिटेलर, ये क्या है, अपने ऊपर नीचे होता है, तो वर्टिकल यानी कि जब होलसेलर रिटेलर्स के साथ जो है उनके बीच में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो चीज़ क्या कहलाएगा, वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि डिफरेंट लेवल इन द सेम चैनल। सेम चैनल यानी कि मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके नीचे होलसेलर, उसके नीचे रिटेलर, रिटेलर के बाद कस्टमर, तो होलसेलर और रिटेलर जब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो वो वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। वहीं पे दूसरा क्या है, हॉरिजॉन्टल चैनल कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे क्या होता है कि सेम लेवल विद इन द चैनल, सेम लेवल पे, यानी एक होलसेलर दूसरे होलसेलर के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ गया है, एक ही कंपनी के प्रोडक्ट, दोनों होलसेलर जो है प्रोडक्ट डील कर रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, फिर एक रिटेलर दूसरे रिटेलर से जो है कॉन्फ्लिक्ट में आ गया है, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल चैनल कॉन्फ्लिक्ट। क्लियर, जब होलसेलर और रिटेलर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वर्टिकल, जब होलसेलर और होलसेलर के बीच में, रिटेलर रिटेलर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो वो हॉरिजॉन्टल चैनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। वहीं पे तीसरा आता है मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट मार्केट चैनल्स, यानी कि अलग अलग मार्केट के चैनल जो है वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आ गए हैं, तो मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट कहलाएगा। क्लियर, तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट। अब हम बात कर लें कि स्टेजेस जो है चैनल कॉन्फ्लिक्ट के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली जो है 5 स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगे, लैटेंट,
परसीव्ड, फेल्ट, मैनिफेस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट आफ्टरमैथ। ये आपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में भी पढ़ा होगा। तो सबसे पहला स्टेज क्या आता है? लेटेंट। लेटेंट में क्या होता है कि फीलिंग्स आपको जो अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट की या फिर डिससेटिस्फैक्शन की वो फीलिंग्स आने लगती हैं, फीलिंग्स आती हैं, अभी आप एक्सप्रेस नहीं करते हो, फीलिंग आने लगती है, वर्किंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बीज उपजना शुरू हो जाता है, यानी कि जो मन मिटाव का बीज है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके दिमाग में उपजना शुरू हो जाता है। फिर परसीव्ड आता है। परसीव्ड यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने अपनी डिससेटिस्फैक्शन को, डिसएग्रीमेंट को या फिर कॉन्फ्लिक्ट को कहीं ना कहीं आपने अंदाज़ा लगा लिया कि हाँ मैं जो है कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा हूं, मैं इस चीज़ से डिसएग्री करता हूं। व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट इज परसीव्ड बाय वन ऑफ द पार्टीज, चैनल वेंडर्स थिंक्स दैट द अदर वेंडर और चैनल मेंबर विल हिंडर हिज और हर गोल। यहाँ पे क्या लगने लगता है आपको कि सामने वाला मेरा नुकसान पहुंचा सकता है, मेरे को नुकसान पहुंचा सकता है, मेरा नुकसान कर सकता है। तो परसीव्ड, यहाँ पे आप क्या कहते हो? परसीव करने लगे हो कि हाँ मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। लेटेंट में क्या था? डिसएग्रीमेंट था लेकिन आपको पता नहीं था, परसीव नहीं था। लेकिन परसीव्ड में अब जो है आपको अपने डिसएग्रीमेंट को, अपने जो कॉन्फ्लिक्ट को उसको परसीव करने लगे हो, आपको लगने लगता है कि हाँ सामने वाला आपका नुकसान कर सकता है। फिर आता है क्या? फेल्ट, यानी कि कहीं ना कहीं उस कॉन्फ्लिक्ट, जो आपने कॉन्फ्लिक्ट को परसीव किया उसकी वजह से आपके बिहेवियर में चेंज होने लगता है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप डिसअपॉइंटमेंट हो जाओगे, आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आने लगेंगी सामने वाले को लेकर। तो ये क्या है? अब आप महसूस करने लगे, अभी तक आपने सोचा था, अब क्या है आप महसूस करने लगे और उसका कहीं ना कहीं आपके पास ओवर्ट या कोवर्ट बिहेवियर में आप जो है उसको शो करने लग जाते हो। क्लियर? फिर आता है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट में मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इस लेवल तक बढ़ जाता है कि अब जो है आप बॉयकॉट कर देते हो या फिर टोटल ब्रेकडाउन कर देते हो, यानी कि उससे सीधा जाके पंगे ले लेते हो कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा, मैं तुमसे दूर रहूंगा, मैं तुमसे अलग रहूंगा। तो मैनिफेस्ट, यहाँ पे आप क्या है, आप जो कॉन्फ्लिक्ट जो बढ़ गया अब आप जो है यहाँ पे उसको शो करने लग जाते हो। क्लियर? पहले क्या था? फ्रस्ट्रेट होने लगे हो, डिसअपॉइंट हो रहे हो, लेकिन आप सामने वाले को लड़ नहीं रहे हो, सामने वाले से झगड़ नहीं रहे हो, लेकिन एक ऐसा स्टेज आता है कि अब जो है सामने वाले से आप लड़ लेते हो, झगड़ लेते हो। क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्ट। और उसके बाद क्या होता है? मैनिफेस्ट के बाद आता है कॉन्फ्लिक्ट आफ्टरमैथ। कॉन्फ्लिक्ट आफ्टरमैथ यानी कि अब जो है जब बॉयकॉट हो गया, टोटल ब्रेकडाउन हो गया, तो जब अब यहीं पे मैनिफेस्ट के बाद ही क्या होता है कि यहीं पे आपको जो है यहाँ पे आपको कम्युनिकेट करना होता है, जो चैनल मेंबर्स है, जो डील कर रहा है, उनको आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए, नेगोशिएट करना चाहिए, उनको डील करना चाहिए। अगर यहाँ पे जो है चीज़ें हैंडल नहीं हुई तो कॉन्फ्लिक्ट आफ्टरमैथ आ जाता है, यानी कि उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज हो जाएगा इफ़ लीव्ड अनअटेंडेड। यानी कि अगर आपने अटेंड कर लिया, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, तो पॉजिटिव रिप्लाई आएगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा, दोनों लोग मिलकर साथ में काम करेंगे और कंपनी का जो है वो सेल्स आगे बढ़ेगा, लेकिन परफॉर्मेंस बढ़ेगा। लेकिन अगर जो है कॉन्सिक्वेंसेस को सॉल्व नहीं किया गया, यानी कि उस प्रॉब्लम को, उस कॉन्फ्लिक्ट को अटेंड नहीं किया गया, या फिर अटेंड किया गया लेकिन रिजॉल्व नहीं हो पाया, तो उसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, लोग अलग हो जाएंगे, परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगी। क्लियर? तो ये स्टेजेस होते हैं चैनल कॉन्फ्लिक्ट के, यानी कि लेटेंट, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बायसनेस की वजह से आपके माइंड में आने लगता है कि हाँ डिसएग्रीमेंट आने लगता है, डिससेटिस्फैक्शन आने लगता है। उसके बाद आप उसको परसीव करने लग जाते हो कि सामने वाला मेरा नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद आप उसको महसूस कर लेते हो, फेल्ट कर लेते हो। उसके बाद फिर आप उसके ऊपर एक्शन ले लेते हो, डिस्ट्रक्टिव एक्शन परफॉर्म कर देते हो, और फिर वहाँ पे डीलिंग होती है, सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। अगर सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं सॉल्व हो पाता है तो उस केस में फिर कॉन्फ्लिक्ट आफ्टरमैथ आ जाता है, यानी कि आप कहीं ना कहीं छोड़ के चले जाओगे या फिर सामने वाले का नुकसान कर देते हो। तो दैट इज स्टेजेस इन चैनल कॉन्फ्लिक्ट। अब बात कर लें कि इसको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, मैनेजिंग चैनल कॉन्फ्लिक्ट या फिर रेमेडीज ऑफ चैनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि क्या किया जा सकता है जिससे कि चैनल कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए, फिर ना हो। क्लियर? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ रेगुलर कम्युनिकेशन। आप हमेशा रेगुलर कम्युनिकेट करिए। आपने देखा होगा फैमिलीज़ में भी, या फिर आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, अब जिन लोगों से आप जो है लगातार कम्युनिकेट करते हो, हफ्ते में या फिर डेली आप जो है फ़ोन कॉल कर लेते हो, तो उनसे आपका रिलेशन क्या होता है? अच्छा रहता है। लेकिन जिन लोगों से आप बात नहीं करते हो, महीनों महीनों हो जाता है, उनके बीच में, आपके बीच में मनमुटाव कहीं ना कहीं हो जाता है। तो रेगुलर कम्युनिकेशन ज़रूरी है जिससे कि आप कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर सकें। सुपर ऑर्डिनेट गोल, यहाँ पे सब ऑर्डिनेट, सुपर ऑर्डिनेट गोल, यानी कि सभी का अपना का गोल होता है। रिटेलर्स का अपना गोल है कि प्रॉफिट कमाना है, होलसेलर का अपना गोल है प्रॉफिट कमाना है। लेकिन जब चैनल आप क्रिएट करते हैं तो उस वक्त एक ऐसा गोल बनाना चाहिए जो रिटेलर्स और होलसेलर सभी का वो कॉमन गोल हो। तो सुपर ऑर्डिनेट का गोल का मतलब क्या हो गया कि कॉमन गोल हो गया, यानी कि इस तरीके का गोल डेवलप करिए जो सभी लोग उसको अचीव करना चाहें। क्लियर? फिर आता है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन यानी कि जब कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है तो उस केस में आप जो है नेगोशिएट करिए, दोनों चैनल मेंबर्स मिलकर जो है नेगोशिएट करें, जिस भी वजह से प्रॉब्लम आ रही है उसको हिसाब किताब को रखें। यानी कि अगर डिलीवरी टाइम पे नहीं मिल पा रही है आपको प्रोडक्ट की, तो आप बात करिए, उसको बताइए कि आप इतने बजे नहीं तो आप इतने बजे दे दीजिए, तो नेगोशिएट करिए। तीसरा है मेडिएशन और आर्बिट्रेशन। मेडिएशन और आर्बिट्रेशन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया जाता है। मीडिएशन में थर्ड पार्टी आएगा, वो सजेशन देगा, दोनों पार्टी मान लेते तो ठीक है, नहीं मानते तो फिर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहता ही है। वहीं पे आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से आता है और वो थर्ड पार्टी होता है, वो बताता है और जो बोलता है उसको फिर फॉलो करना पड़ता है। तो आर्बिट्रेशन।
मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन दोनों में ही थर्ड पार्टी आएगा। नेक्स्ट है लीगल प्रोसीजर। लीगल प्रोसीजर यानी कि आप कोर्ट चले जाइए, अगर आपका रिजॉल्व नहीं हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट तो आप कोर्ट जाके जो है प्रोसीजर को सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। वहीं पे अगला आता है विड्रॉल, यानी कि आप बाहर चले आते हैं, चैनल मेंबर आप रहते नहीं, आप छोड़ देते हैं उस चैनल को। और वहीं पे अगर इसको आपको बचाना है तो फेयर प्राइसिंग भी करनी चाहिए। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट को आपको बचाना है तो प्राइसिंग भी आप अपनी फेयर रखिए। फेयर रखेंगे, सारी चीज़ें रूल रेगुलेशंस क्लियर रखेंगे तो कहीं पे चैनल कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही नहीं। क्लियर। तो ये जो है क्या है, रेमेडीज़ हैं चैनल कॉन्फ्लिक्ट के, कि किस तरीके से चैनल कॉन्फ्लिक्ट को अगर हो गया है तो बचाया जा सकता है या फिर उसको होने से बचाया जा सकता है। अगर चैनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, जो मेंबर्स होते हैं चैनल मेंबर्स वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देंगे, वायलेंस जो है वहाँ पे बढ़ सकता है, जो ओपिनियंस है दूसरों की वो जो है घट सकती है, शेयर और रेस्पेक्ट जो है वो कम हो सकता है, फ्यूचर कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं जो है वो प्रॉब्लम वहाँ पे आ सकती है। तो इसको जो है आपको कहीं ना कहीं इम्प्रूव करना होगा। रिटेलिंग क्या होता है? सबसे पहले तो रिटेलिंग क्या है, इज ए डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बनाता है वो होलसेलर और रिटेलर्स के थ्रू कंज्यूमर तक पहुँचाता है प्रोडक्ट को। यानी कि रिटेलर्स जो है प्रोडक्ट को सेल करते हैं कंज्यूमर्स को, ताकि कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट पहुँच जाए। अब जैसा कि आपको होता है कि जो मेन मोटिव हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बनाता है उसका मेन मोटिव क्या होता है कि कंज्यूमर को उसको सेल करें। तो रिटेलिंग क्या है, वो सेलिंग एक्टिविटी है। रिटेलिंग क्या इन्वॉल्व करता है, सेलिंग दी प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। तो रिटेलिंग इन विच ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन सेलिंग द मर्चेंडाइज डायरेक्टली टू द फाइनल कंज्यूमर। तो रिटेलिंग क्या हो गया, वो एक्टिविटी हो गई जहां पे सारे के सारे जो एक्टिविटीज होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं मर्चेंडाइज को, यानी कि गुड्स और सर्विसेज को सेल करने के लिए, किसको, फाइनल कंज्यूमर्स को। द वन हु इंटरेस्ट टू यूज द प्रोडक्ट आर इंक्लूडेड। तो मतलब कि फाइनल कंज्यूमर मतलब कोई कौन होगी कि वो जो प्रोडक्ट को यूज करने के लिए तैयार होते हैं। एनी बिजनेस एंटिटी विच सेल गुड टू एंड यूजर एंड नॉट फॉर बिजनेस यूज और फॉर रीसेल, whether it is a manufacturer, wholesaler or retailer, are said to be engaged in the process of retailing irrespective of the manner in which goods are sold। तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी बिजनेस एंटिटी जो फाइनल कंज्यूमर कंजम्पशन के लिए जो है गुड्स को सेल कर रही होगी, रीसेल के लिए नहीं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको रिटेलर कहते हैं। वो मैन्युफैक्चर भी होता है, आप देखते हो कि फैक्ट्री आउटलेट मैन्युफैक्चर क्या होता है कि खुद ही प्रोडक्ट बनाता है और खुद ही जो मार्केट में सेल करता है। वो होलसेलर या रिटेलर जो इंटरमीडिएट होते हैं उनको नहीं देता है। तो अगर मैन्युफैक्चर खुद ही मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करे तो वो भी रिटेलिंग की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। वहीं पे होलसेलर अगर जो है सीधे कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो वो भी रिटेलिंग की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। और जो रिटेलर है वो तो रिटेलिंग की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं क्योंकि वो फाइनली कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। तो कोई भी बिजनेस एंटिटी चाहे वो मैन्युफैक्चर हो, चाहे वो होलसेल हो, चाहे रिटेलर हो, अगर वो प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर रहा है रीसेल करने के लिए, कंजम्पशन के लिए, तो फिर वो रिटेलिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। रिटेलिंग इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू द फाइनल कंज्यूमर फॉर पर्सनल नॉन बिजनेस यूज। तो ये डिफिनेशन जो है फिलिप कोटलर ने दी। फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग रिटेलिंग क्या हो गया, वो कोई भी पर्सन, कोई भी एंटिटी जो फाइनल कंज्यूमर्स को पर्सनल यूज के लिए और नॉन बिजनेस यूज के लिए गुड्स और सर्विसेज को सेल करने के लिए जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है वो सारी एक्टिविटीज क्या हो जाती हैं, रिटेलिंग एक्टिविटीज कहलाती हैं। तो ये रिटेलिंग की डिफिनेशन हो गई। अब हम बात कर लें कि रिटेलिंग का क्या प्रोसेस है, हाउ डज द रिटेल सप्लाई चेन वर्क। तो देखिए क्या होता है कि नॉर्मली मैन्युफैक्चर जो होता है वो प्रोडक्ट को डेवलप करता है, प्रोड्यूस द गुड्स यूजिंग मशीन, रॉ मटेरियल एंड लेबर। तो यानी कि जो लैंड, लेबर, कैपिटल और अंत में होते हैं वो सब यूज करके क्या होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है प्रोडक्ट्स की। अब वो प्रोडक्ट जो है वो या तो सीधे कंज्यूमर को सेल कर सकता है या फिर वो क्या करता है, होलसेलर को देता है। होलसेलर कौन होता है कि परचेज गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल देम टू रिटेलर इन बल्क क्वांटिटीज। तो होलसेलर क्या करता है कि मैन्युफैक्चरर से बल्क क्वांटिटीज में प्रोड्यूस परचेज करके रिटेलर्स को जो है छोटे छोटे क्वांटिटीज में सेल करता है कि ताकि वो कंज्यूमर्स को सेल करें। रिटेलर्स क्या हो गए, सेल द गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज टू द एंड यूजर एट हायर प्राइस। तो रिटेलर क्या करते हैं, वो एंड यूजर्स को जो है गुड्स और सर्विसेज को स्मॉल क्वांटिटीज में सेल करते हैं। और कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब कि एंड यूजर हु बाइज द गुड्स और शॉप फ्रॉम द रिटेलर फॉर पर्सनल यूज। तो कंज्यूमर क्या होते हैं, वो रिटेलर से जो है पर्सनल यूज के लिए जो है प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं। तो ये पूरा सप्लाई चेन होता है रिटेलिंग का। मैन्युफैक्चर ने प्रोडक्ट बनाया, होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, रिटेलर जो है वो कंज्यूमर को देता है, कंज्यूमर फाइनल कंज्यूमर होता है, वो अपने यूज के लिए जो है प्रोडक्ट को यूज करता है। यही रिटेलिंग कहलाता है कि किस तरीके से मैन्युफैक्चर जो है अपने प्रोडक्ट को, रिटेलर्स अपने प्रोडक्ट को, होलसेलर्स अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स को सेल करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज क्या कहलाएंगी, रिटेलिंग कहलाएंगी। अब हम बात कर लें कि रिटेलर्स के फंक्शंस क्या होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है रिटेलर्स के, यानी कि जो रिटेलिंग एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, वो जो मैन्युफैक्चर भी हो सकता है, वो होलसेलर भी हो सकता है और वो रिटेलर्स भी हो सकता है। तो उनके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। पहला है बाइंग एंड असेंबलिंग ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स को खरीद कर अपने यहाँ पे असेंबल करना। स्टोरेज ऑफ गुड्स, गुड्स को स्टोर करना अपने दुकान पे, जो है रिटेलर्स आप अपने दुकान पे सामान रखे रहते हैं, जब भी आपको जरूरत पड़ती है वो सामान आपको निकाल के देते हैं। क्रेडिट फैसिलिटी, कभी कभी क्या होता है कि रिटेलर्स आपको उधार पे भी, कंज्यूमर्स को उधार पे भी जो है प्रोडक्ट्स को सेल कर देते हैं, तो क्रेडिट फैसिलिटी भी जो है रिटेलर्स परफॉर्म करते हैं। पर्सनल सर्विसेज भी जो है, यानी गुड्स के अलावा पर्सनल सर्विसेज भी जो है रिटेलर्स जो है कंज्यूमर्स को सर्विस देते हैं, जैसे कि आपके पास होम डिलीवरी कर दिया। रिस्क बियरिंग,
रिस्क भी बियर कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली बात है कि रिटेलर जो अपनी शॉप पे अलग अलग जो है कैश रख रहे हैं, सामान रख रहे हैं, चोरी हो गया तो फिर उस केस में रिस्क उनके पास होता है, सामान जो है खराब हो गया तो भी रिस्क जो है रिटेलर्स का होता है। डिस्प्ले ऑफ गुड्स, गुड्स को डिस्प्ले करना, रिटेल शॉप पे आप जाते हो तो सामान जो है ऊपर टांग दिए जाते हैं, ऊपर जो है आगे काउंटर पे रख दिए जाते हैं, तो उसको डिस्प्ले करना भी क्या है उसका फंक्शन है। डिस्प्ले नहीं करेगा तो कस्टमर्स को पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपके यहाँ पे अवेलेबल है, तो डिस्प्ले करना भी फंक्शन हो गया। और सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन सप्लाई करना कस्टमर्स को भी और मैन्युफैक्चरर्स को भी, होलसेलर को भी। कस्टमर को क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चर सप्लायर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। वहीं पे कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट आया है किसी मैन्युफैक्चर का या फिर किसी होलसेलर का, तो उसके बारे में कस्टमर को भी इंफॉर्मेशन देना। तो आप देखते होंगे कि शॉप पे जब जाते हैं तो आपको जैसे नमक का पैकेट मांगते हैं तो वो बोलते हैं कि एक नया नमक आया आप उसको यूज़ कर सकते हैं, एक नया जो है रिफाइंड ऑयल आया आप उसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि मार्केट में नया प्रोडक्ट आया हुआ है। तो ये कुछ रिटेलर्स के फंक्शन होते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। अब बात कर लें हम रिटेलर फॉर्मेट्स की, रिटेलिंग फॉर्मेट्स यानी किस किस टाइप के रिटेलिंग फॉर्मेट्स होते हैं, तो इनको हम अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो ऑनरशिप बेस्ड रिटेलिंग, यानी कि ऑनरशिप के बेसिस पे हम रिटेलिंग जो रिटेल स्टोर्स होते हैं उसको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट रिटेलर, नाम से क्लियर है ये सिंगल ऑनर होते हैं, सिंगल शॉप होगी उनकी और सिंगल ऑनर होंगे, यानी कि खुद ही मालिक होंगे, खुद ही की दुकान होगी, वो जो है कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। तो दे ऑन एंड रन ए सिंगल शॉप एंड डिटरमाइन देयर पॉलिसीज इंडिपेंडेंटली, यानी कि हमने जो है एक दुकान खोल ली और उस दुकान के मालिक हम हो गए और हम अपना वो शॉप चला रहे हैं और हमें उसी की पॉलिसीज बनाए कि कब दुकान खोलनी है, कब दुकान बंद करनी है, कौन सा प्रोडक्ट रखना है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं रखना है, ये सारा डिसीजन हमारे ऊपर होता है। तो इस टाइप के रिटेलर्स को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट रिटेलर। देयर फैमिली मेंबर कैन हेल्प इन बिजनेस एंड द ओनरशिप ऑफ द यूनिट कैन बी पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। तो जो नॉर्मली जो इंडिपेंडेंट रिटेलर्स होते हैं उनकी जो हेल्प करते हैं, कौन हेल्प करता है, उनके फैमिली मेंबर्स हेल्प करते हैं कि पापा नहीं है तो आज मम्मी चलेगी, मम्मी नहीं है तो भाई चलेगा, बहन चलेगा, कोई भी जो वहाँ शॉप पे बैठ के अपना जो है सेलिंग का, रिटेलिंग की एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है। और ये जो मालिकाना हक होता है इस टाइप के शॉप का, वो क्या होता है, वो ट्रांसफर होता है जनरेशन टू जनरेशन। जैसे कि स्टैंड अलोन ग्रोसरी शॉप हो गया, जो आपके गली मोहल्ले में किराना स्टोर होता है, वो इंडिपेंडेंट रिटेलर्स हो गए। कोई ताऊ ने, कोई चाचा ने दुकान खोल ली। शॉप फ्लोरिस्ट हो गया, फूल की दुकान वाले, वो भी इंडिपेंडेंट रिटेलर होते हैं। स्टेशनरी शॉप हो गया इंडिपेंडेंट, बुक शॉप ओपन कर लिया, वो भी क्या है, वो इंडिपेंडेंट रिटेलर्स ही एक तरीके से कहलाते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, सिंगल ओनर होता है, आपने अपनी दुकान खोल ली, आप ही उसके मालिक हैं, आप ही जो है आपके ऊपर पूरी डिपेंडेंट होती है कि कौन सी पॉलिसी बनानी, क्या पॉलिसी बनानी है, वो सब आप ही के मालिक, आप ही जो है उसके मालिक होते हैं। नेक्स्ट टाइप है जो ऑनरशिप बेस्ड पे, वो है चेन स्टोर। चेन स्टोर नाम से क्लियर है कि यहाँ पे ऑनर्स एक ही ऑनर होता है लेकिन उसके मल्टीपल शॉप्स ओपन होते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन में, किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उसको कहते हैं चेन स्टोर। व्हेन मल्टीपल आउटलेट्स आर अंडर कॉमन ऑनरशिप इट इज कॉल्ड ए चेन स्टोर। अब सपोज करिए कि हमने क्या किया कि एक जो है कॉफ़ी शॉप ओपन की किसी मार्केट में। अब वो कॉफ़ी शॉप जो है बहुत फेमस हो गया था, हमने क्या किया, उसी कॉफ़ी शॉप के मतलब कि जो भी हमने शॉप ओपन की थी उसके मल्टीपल ऑफिसेज या फिर मल्टीपल आउटलेट्स मैंने पूरे लखनऊ में ओपन कर दिए, या फिर जिस भी एरिया में आप कानपुर में, तो कानपुर में अलग अलग जगहों पर जो है आपने ओपन कर दिए। एक हजरतगंज में खोल दिया, एक अमीनाबाद में खोल दिया, एक जो है वृंदावन में खोल दिया। तो इस तरीके से आपने क्या किया, अलग अलग आउटलेट्स जो है अलग अलग एरिया में ओपन कर दिए। तो ये क्या हो गया, चेन स्टोर। ऑनर एक ही है लेकिन उसके मल्टीपल आउटलेट्स ओपन कर दिए हैं। तो इस टाइप के रिटेल स्टोर्स हम क्या कहते हैं, चेन स्टोर कहते हैं। चेन स्टोर ऑफर एंड कीप सिमिलर मर्चेंडाइज। तो नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है कि सिमिलर टाइप के मर्चेंडाइज आपको यहाँ पे सेल किए जाते हैं। जैसे भाटिया ब्रेकर्स आपने देखा होगा, तो ये क्या है, पूरे लखनऊ में इनके शॉप्स है और वहाँ पे होते हैं। आर्यंस का देख लीजिए, आर्यंस रेस्टोरेंट है जो कि उसका भी क्या है, हर जगह पे शॉप है और वहाँ पे आपको जो सेम टाइप के फूड्स जो है सेम टाइप के डिशेज मिल जाते हैं। इसलिए मधुरिमा हो गया, थी अलग अलग इनके ब्रांचेस खुले हैं और चेन ऑनर एक ही है लेकिन ये अलग अलग जहाँ पे इनका चेन स्टोर यानी मल्टीपल आउटलेट्स खुला हुआ है। दे आर स्प्रेड ओवर सिटीज़ एंड रीजन्स। तो ये क्या होते हैं, अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग रीजन्स में जो है फैले होते हैं। कैफे कॉफ़ी डे हो गया, ठीक है, तो ये क्या है, चेन स्टोर है, मालिक एक है लेकिन अलग अलग जगह पे आउटलेट्स ओपन है। फॉर एग्जांपल वेस्ट साइड स्टोर, शॉपर्स स्टॉप एक्सेट्रा, बहुत सारे आपको चेन स्टोर के एग्जांपल मिल जाएंगे। तो इसको चेन स्टोर होते हैं। अब नेक्स्ट है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि एक वेल इस्टेब्लिश्ड ब्रांड होता है, आप उसका यूज़ करते हो, उसके नाम का या फिर उसके बिजनेस फॉर्मेट का यूज़ करके आप जो है अपना प्रोडक्ट सेल करते हो, तो उसको कहते हैं फ्रेंचाइजी। आपने अपनी दुकान खोली होगी लेकिन नाम या ब्रांड या प्रोडक्ट किसी और का यूज़ कर रहे होते हो, तो उसको कहते हैं फ्रेंचाइजी लेना। These are stores that run business under an established brand name or a particular format by an agreement between franchisor and franchisee। तो जिसका नाम यूज़ करते हैं उसको फ्रेंचाइजी कहते हैं, जो फ्रेंचाइजी लेता है वो फ्रेंचाइजी कहलाता है। तो जैसे कि बिजनेस फॉर्मेट, जैसे कि पिज्जा हट खोल लिया, तो पिज्जा हट में क्या है कि आप बिजनेस फॉर्मेट ही पूरा का पूरा उसका जो है कॉपी कर रहे हो। प्रोडक्ट फॉर्मेट जहाँ पे आप प्रोडक्ट लेते हो, जैसे कि अमूल का हो गया आइसक्रीम पार्लर, आपने अमूल से कॉन्टैक्ट लिया, उनका खाली प्रोडक्ट आप ले रहे हो, आप उनका बिजनेस फॉर्मेट नहीं चल रहा, उनका प्रोडक्ट अपने यहाँ पे खोल रहे हो। जैसे होता नहीं कि अमूल का एक स्पेशल शॉप हो गया
जहाँ पे खाली अमूल का ही प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, तो इस टाइप के उसको प्रोडक्ट फॉर्मेट कहते हैं। तो आप यहाँ पे फ्रेंचाइजी लेते हैं, यानी किसी का ब्रांड नेम, किसी का प्रोडक्ट यूज़ करके आप जो है अपनी शॉप ओपन करते हैं, तो उस टाइप के रिटेल को हम क्या कहते हैं, फ्रेंचाइजी कहते हैं। कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर, यहाँ पे क्या होगा, आपने बहुत सारे देखे होंगे कि क्या होता है कि कोऑपरेटिव फॉर्म होता है, जैसे कि सहकारी भंडार इंडिया में जो होता है, सहकारी भंडार। इसी तरह प्रोजेक्ट कंज्यूमर्स फूड कोऑपरेटिव नॉर्थ यूएस में है, डबलिन फूड कोऑपरेटिव जो है वो आयरलैंड में। यहाँ पे क्या होता है कि कंज्यूमर्स उस शॉप को चलाते हैं, उस रिटेल स्टोर को कौन चलाता है, कंज्यूमर्स। दीज आर बिजनेसेस ऑन्ड एंड रन बाय द कंज्यूमर्स विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग इसेंशियल एट रीजनेबल कॉस्ट एज कंपेयर टू मार्केट रेट। तो क्या होता है कि कंज्यूमर्स खुद के जो है मिलके, कुछ कंज्यूमर्स आपस में मिलके जो है एक अपना दुकान खोल लेते हैं, जहाँ पे वो सस्ते रेट्स में, मार्केट रेट से कम प्राइस में जो है इसेंशियल आइटम्स जो होते हैं उसको सेल करते हैं। तो उसको हम कहते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, जैसे कि सहकारी भंडार इंडिया में आपने नाम सुना होगा। तो ये ऑनरशिप के बेस पे हो गया, फ्रेंचाइजी, चेन स्टोर, इंडिपेंडेंट रिटेलर और कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। अब हम बात कर ले दूसरा मेथड है, वो है मर्चेंडाइज बेस्ड रिटेलिंग, यानी कि सामान क्या रखा है आपने, मर्चेंडाइज यानी कि गुड्स, कौन कौन से गुड्स बेच रहे हैं उसके बेसिस पे आप भी रिटेल स्टोर को जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कन्वीनियंस स्टोर, यानी कि यहाँ पे सुविधाजनक चीज़ें जो आपको डेली लाइफ में सामान चाहिए होता है, वो सारी चीज़ें स्टोर में मिलती हैं, तो उसको कहते हैं कन्वीनियंस स्टोर। यानी क्या होता है कि जो किराना स्टोर अभी आपने देखा ना, इंडिपेंडेंट स्टोर, तो ये इसी को कन्वीनियंस स्टोर कहते हैं। गली मोहल्ले में कहीं पे भी आपके घर के बगल खुल जाता है, वो आपकी सुविधा के हिसाब से वो आपको मिलता है। दे आर स्मॉल स्टोर जनरली लोकेटेड नियर रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस एंड आर केप्ट ओपन टिल लेट नाइट और 24/7, यानी कि ये दुकान सुबह आराम से खुलता है और लेट नाइट तक खुला रहता है। घर में के अंदर ही दुकान खुला हुआ है, तो घर के अंदर तो जब मन किया तभी खोल के बैठ जाते हैं, तो या फिर 24/7 आसपास के जानने वाले हैं, आप कभी भी चले गए, अंकल जी हमें ये सामान चाहिए, तो वो दुकान खोल के आपको सामान दे देते, ये कन्वीनियंस स्टोर हो गया। ठीक है, जो घर के अंदर इंडिपेंडेंट रिटेल स्टोर्स होते हैं। दीज स्टोर्स ऑफर बेसिक इसेंशियल सच एज गुड्स, फूड, एग्स, मिल्क, टॉयलेटरीज या ग्रोसरीज, ये जो घर में डेली यूज सामान यूज़ किए जाते हैं वही सामान ये कहते हैं सेल करते हैं। दे टारगेट कंज्यूमर्स हु वांट टू मेक क्विक एंड इजी परचेज, यानी कि यहाँ पे आप ये नहीं कि वेल प्लान पूरा एकदम लिस्ट तैयार करके जा रहे हो, एकदम शॉपिंग प्लानिंग करके जा रहे, नहीं, यहाँ पे आप गए सामान लिए चले आए। नमक लेना है, अब नमक के लिए कोई प्लानिंग नहीं करनी है, आप गए दुकान पे, नमक मांगा, नमक लेके चले आए। तो ये वो उस टाइप के स्टोर्स होते हैं। जैसे मॉम एंड पॉप स्टोर, यानी जो किराना स्टोर आप कहते हो, स्टोर लोकेटेड नियर पेट्रोल पंप, पेट्रोल भरवाने के सामान दिखा आपने लेके चले आए। ठीक है, 7-Eleven फ्रॉम यूएस में 7-Eleven करके है। इसी तरीके से यहाँ पे आप लखनऊ में देखिए राउंड ओ क्लॉक करके हो गया, 24 घंटा दुकान खुला रहता है वहाँ पे। ये सारी चीज़ें जो फैमिली में यूज़ होती हैं डेली लाइफ में, वो सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे आपको मिलते हैं। तो इस टाइप के शॉप को हम क्या कहते हैं, कन्वीनियंस स्टोर कहते हैं। ये भी रिटेल फॉर्मेट्स होते हैं। दूसरा है आपका जो है मर्चेंडाइज बेस पे सुपर मार्केट। सुपर मार्केट आप सभी ने नाम सुना होगा, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये क्या होते हैं, लार्ज स्टोर्स होते हैं जहाँ पे हाई वॉल्यूम में लो प्रॉफिट मार्जिन होता है, यानी कि यहाँ पे आपको ज़्यादा सामान मिलेगा और कम मार्जिन में आपको जो है कंपनी जो है नॉर्मली कम प्रॉफिट पे आपको ज़्यादा सामान प्रोवाइड कर दी। दे टारगेट मास कंज्यूमर एंड देयर सेलिंग एरिया रेंज फ्रॉम 8,000 to 10,000 स्क्वायर फीट। ये सुपर मार्केट जो होता है नॉर्मली क्या होता है, जो कन्वीनियंस स्टोर होता है छोटा सा, एक 10x10 का कमरा है, उसमें आपने दुकान खोल के बैठ गए। लेकिन सुपर मार्केट क्या होता है, बड़ा सा एरिया होता है, 8,000 से 10,000 स्क्वायर फीट में फैला होता है। वहाँ पे आपको नॉर्मली जो है ग्रॉसरीज आइटम, यानी कि 70% जो है सेलिंग जो स्पेस होता है वहाँ पे सुपर मार्केट में, वो फूड और ग्रॉसरी रिलेटेड आइटम्स ही बेचने के लिए खुले होते हैं। फूड बाजार, टेस्को, ये क्या एग्जांपल है। फूड बाजार यहाँ पे क्या है कि खाली आपको फूड से रिलेटेड आइटम, जो ग्रॉसरी से रिलेटेड आइटम होते हैं, वही आइटम यहाँ पे मेन सुपर मार्केट में आपको बेचे जाते हैं। तो 8,000 से 10,000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैले होते हैं और फूड आइटम, टॉयलेटरीज, ग्रॉसरीज, बेसिक हाउस होल्ड आइटम्स, इन्हीं सबको बेचने के लिए ये ओपन किए जाते हैं। तो इस टाइप के मार्केट को हम क्या कहते हैं, सुपर मार्केट कहते हैं, जहाँ पे ज़्यादा हाई वॉल्यूम में सामान रखा जाता है और लो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कमाते हैं। वहीं पे दूसरा टाइप है मर्चेंडाइज के बेस पे हाइपर मार्केट। अब ये सुपर मार्केट से थोड़ा क्या होता है, बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हाइपर मार्केट में आपको एक ही चीज़ नहीं, आपको जो है वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि आपको वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी मिल गए, सीडी, डीवीडी, बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इन सभी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे बिग बाजार, अब बिग बाजार क्या है, हाइपर मार्केट, वहाँ पे फूड से रिलेटेड सब्जी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, आपको जो है टीवी हाउस होल्ड, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको बिग बाजार में एक ही छत के नीचे मिल जाती हैं। तो ये क्या कहलाता है, हाइपर मार्केट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको जो उसी तरीके से आपका है मर्चेंडाइज के बेस में स्पेशलिटी स्टोर। स्पेशलिटी स्टोर का मतलब क्या होगा कि ये स्पेशल किसी एक प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिकली ओपन किए जाते हैं। दीज रिटेल स्टोर ऑफर ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ मर्चेंडाइज सच एज होम फर्निशिंग, डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, कंप्यूटर रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो ये क्या होता है, स्पेसिफिक किसी प्रोडक्ट के लिए ओपन किए जाते हैं। जैसे कि गॉटेर फर्नीचर है, क्रोमा है इंडिया में, वो क्या करता है, क्रोमा सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल करता है। ठीक है, रिलायंस ट्रेंड हो गया, यहाँ पे आपको सिर्फ कपड़े मिलेंगे। इस तरह रिलायंस का इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, उसमें क्या है आपको खाली इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलते हैं। तो पर्टिकुलर होम फर्निशिंग हो गया, डेकोर करके आपने मूवी देखा, एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, तो डेकोर ये क्या है, वो खाली होम फर्निशिंग को लेके जो है शॉप ओपन होता है। तो स्पेशलिटी स्टोर होता है कि स्पेशल टाइप का प्रोडक्ट वहाँ पे सिर्फ आपको मिलेगा, आपको वहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्पेशलिटी, उसका नहीं एक ही मर्चेंडाइज होगा। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल स्टोर। अब डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, मल्टी लेवल और
मल्टी प्रोडक्ट वहाँ पे जो है रिटेल स्टोर्स होते हैं, मतलब कि बहुत सारे 2-3 लेबर का जो है आपने बिल्डिंग बना दिया, उसमें मल्टीपल रिटेल स्टोर्स ओपन हुए हैं। जैसे शॉपिंग मॉल आप देखते हैं ना, कुछ उसी तरीके से होता है डिपार्टमेंटल स्टोर। यहाँ पे 20,000 से 50,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, और उसमें से 10 से 70% जो है फूड, क्लोथिंग, हाउस होल्ड आइटम, इन सब के लिए जो है ओपन कर दिया जाता है। जैसे बॉम्बे स्टोर है, इबोनी है, मीना बाजार है इंडिया में, मार्क एंड स्पेंसर है। ये क्या है, ये 20,000 से 50,000 स्क्वायर फीट में फैले होते हैं, और वहाँ पे मल्टीपल रिटेल शॉप्स ओपन होते हैं, मल्टीपल टाइप के प्रोडक्ट आपको वहाँ पे मिलते हैं, तो वो डिपार्टमेंटल स्टोर कहलाता है। इसी तरह से फैक्ट्री आउटलेट है। फैक्ट्री आउटलेट नाम से क्लियर है कि फैक्ट्री का आउटलेट है। क्या, दीज आर रिटेल स्टोर विच सेल्स आइटम दैट आर प्रोड्यूस्ड इन एक्सेस क्वांटिटी एट डिस्काउंटेड प्राइस। तो ये क्या होता है कि फैक्ट्री, ये आउटलेट होता है जहाँ पे एक्सेस क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हो जाता है उसको डिस्काउंटेड प्राइस में सेल किया जाता है। दीज आउटलेट्स आर लोकेटेड इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और इन एसोसिएशन विद अदर फैक्ट्री आउटलेट। तो क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है उसी के आसपास ही इसको खोल दिया जाता है, और फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट बन रहा है वहीं पे उसको जाके बेच दिया जाता है। वैसे कि नाइक, बॉम्बे डाइंग फैक्ट्री आउटलेट, इन सब का अपना खुद का आउटलेट है, आप जाके सीधे वहाँ परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मार्केट रेट से सस्ते में जो है प्रोडक्ट मिलता है। तो फैक्ट्री आउटलेट, फैक्ट्री का आउटलेट ओपन होता है, तो भी क्या है, रिटेल स्टोर कहलाता है। वहीं से कैटलॉग शोरूम है। कैटलॉग शोरूम में क्या होता है, सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। कैटलॉग शोरूम में आपको जो है वहाँ पे सामान नहीं रखा जाता, वहाँ पे आपको ब्राउचर दे दिया जाएगा, जो आपको पैम्पलेट होता है ना, ब्राउचर आपको दे दिया जाएगा। आप वहाँ पे कोड दिया रहेगा, ठीक है, उस कोड के अकॉर्डिंग जो भी प्रोडक्ट चाहिए उसका कोड बताइए। आप जो है रिटेल शॉप पे जो भी बंदा बैठा होगा उसको बोलेंगे भैया मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, ऑर्डर दे देंगे। वो ऑर्डर फिर आपको जो है या तो वहीं डिलीवर करेगा, फिर क्या करेगा, आपको आपके घर जो है डिलीवर कर देगा। तो यहाँ पे आपको सामान जो है दुकान पे नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको कैटलॉग मिलेगा। ऑर्डर देंगे तो आपको सामान बन के आएगा। दीज रिटेल आउटलेट कीप कैटलॉग ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फॉर द कंज्यूमर टू रिफर। ठीक है, द कंज्यूमर नीड टू सेलेक्ट द प्रोडक्ट, राइट इट्स प्रोडक्ट कोड एंड हैंड ओवर इट टू द क्लर्क हु देन मैनेज टू प्रोवाइड द सेलेक्टेड प्रोडक्ट फ्रॉम द कंपनीज वेयर हाउस। तो ये होता है कि कंपनी का वेयर हाउस होता है, और वो क्या करते हैं, वहाँ से सीधे सामान उठा के आपको घर पे भेज देंगे। बस आपको वहाँ पे क्या दिखेगा कि कैटलॉग, मेनू, जो आप मेनू कार्ड होता है ना, रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हैं तो आपको खाना ला के सीधे रखा नहीं होता कि भैया वो मुझे वो वाला रोटी दीजिए, वो वाला जो है छोला भटूरा दीजिए, वो वाला पनीर दीजिए। नहीं, आप ऑर्डर देते हो, तो ऑर्डर कहाँ से देते हो, मेनू देख के। मेनू में आपको बता दिया जाए कि ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप जो बोलेंगे वो बना के आपको ला के दे दिया जाएगा। तो दैट इज़ कैटलॉग शोरूम टाइप का होता है, तो वो मर्चेंडाइज के केस में होता है। अब उसी तरीके से तो नॉन स्टोर बेस्ड, अभी तक आपने जो देखा वो स्टोर बेस्ड है, यानी कि कहीं ना कहीं फिजिकली वो एग्जिस्ट करते हैं, तो वो स्टोर बेस्ड होते हैं। अब है नॉन स्टोर बेस्ड, यानी कि डायरेक्ट रिटेलिंग हो रहा है, यानी कि सीधे कस्टमर को हम सेल कर दे रहे हैं। यहाँ पे आपको स्टोर पे आने की जरूरत नहीं है। तो नॉन स्टोर बेस्ड में क्या होता है, मेल ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, या फिर ई शॉपिंग, जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, ठीक है, या फिर आप ईमेल के थ्रू, मोबाइल के थ्रू जो है शॉपिंग कर रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं, वो नॉन स्टोर बेस्ड है। यहाँ पे आपको किसी फिजिकल स्टोर पे जाने की जरूरत, किसी दुकान पे नहीं, आप घर बैठे मोबाइल ऑन किया, लैपटॉप ऑन किया और आपने ऑर्डर कर दिया तो आपको वो मिल जाता है। टेली मार्केटिंग, फोन पे आप देखते हो कि टेलीविजन पे ऐड आता है कि आपको अगर ये सामान चाहिए तो तुरंत आप कॉल करें इस नंबर पे, आपको ऑर्डर दे दिया जाएगा। तो टेली मार्केटिंग होता है, फोन पे कॉल करके जो है आपको सेल कर रहे होते हैं। वहीं पे ऑटोमेटिक वेंडिंग कियोस्क, यहाँ पे क्या होता है कि आप कहीं पे जा रहे हो तो आपको देखते हो ना मशीन लगी होती है, पैसा डाला सामान आपको बाहर आ गया, कार्ड डाला सामान आपको बाहर मिल गया। तो उस टाइप के भी वो भी क्या है, एक तरीके से नॉन स्टोर बेस्ड है। आपको किसी पर्टिकुलर स्टोर पे जाना है, आप जा रहे हो, रास्ते में एटीएम लगा है, एटीएम क्या है, एक तरीके से ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन ही तो कहलाता है एटीएम, ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। वहाँ पे आपने कार्ड लगाया, आपको पैसा मिल गया। तो इसी तरीके से सामान के लिए भी क्या होता है, कियोस्क, यानी कि ऑटोमेटेड वेंडिंग होता है कि आप गए, कार्ड लिया है या फिर कॉइन डाला, आपको पैसा, आपको जो है प्रोडक्ट वहाँ पे मिल जाता है। इट इज़ मोस्ट कन्वीनियंट टू द कस्टमर एंड ऑफर फ्रीक्वेंटली परचेज आइटम राउंड द क्लॉक, जैसे ड्रिंक हो गए, कैंडीज हो गए, चिप्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, तो ये सब ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन से मेट्रो सिटीज़ में आसानी से मिल जाते हैं। तो ये क्या है, नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग कहलाता है। वहीं पे है सर्विस बेस्ड रिटेलिंग, यानी कि यहाँ पे सिंपल सी बात है कि सर्विस यहाँ पे दी जा रही है। दीज रिटेलर्स प्रोवाइड वेरियस सर्विस टू द एंड यूजर। द सर्विस इंक्लूड बैंकिंग, कार रेंटल, इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग गैस, कंटेनर डिलीवरी। तो इस टाइप के अलग अलग सर्विसेज जो है प्रोवाइड किए थे। मर्चेंडाइज में क्या है, यहाँ पे गुड्स, यानी कि कोई फिजिकल गुड्स आपको दिया जाता है जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप उठा के लेके जा सकते हैं। सर्विस में आप एक्सपीरियंस करते हो। तो वो मर्चेंट, वो ट्रेडर जो डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करते हैं, अल्टीमेट कंज्यूमर को प्रोडक्ट कंज्यूम करने के लिए सेल करते हैं, उनको हम रिटेलर कहते हैं। लेकिन वहीं पे बहुत सारे ऐसे मर्चेंट और ट्रेडर्स होते हैं जो कि लार्ज अमाउंट में, क्वांटिटी में जो है प्रोडक्ट को परचेज करते हैं मैन्युफैक्चरर से, और वो जो है रिटेलर को सेल करते हैं, ना कि कंज्यूमर को। वो क्या करते हैं, रिटेलर को सेल करते हैं, रिटेलर फिर फाइनली कंज्यूमर को सेल करता है। तो उनको हम क्या कहते हैं, होलसेलर कहते हैं। मर्चेंट और ट्रेडर हु परचेज एंड सेल इन लार्ज क्वांटिटी। ये होलसेलर कौन होते हैं, ये वो मर्चेंट और ट्रेडर्स होते हैं
जो लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर से परचेज करते हैं, उसके बाद छोटे छोटे क्वांटिटी में जो है रिटेलर्स को सेल करते हैं और फिर रिटेलर कंज्यूमर को डायरेक्टली सेल करता है। तो इट डज नॉट इंक्लूड मैन्युफैक्चर एंड फार्मर। तो होलसेलर में मैन्युफैक्चर और फार्मर नहीं आएंगे, यानी कि होलसेलर जो है प्रोडक्शन नहीं करता है। यहाँ पे काम क्या है, यहाँ पे ये है कि वो लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और फिर छोटे छोटे क्वांटिटी में रिटेलर्स को सेल करते हैं। क्लियर? तो इनको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटर। दे डील विद बिजनेस कस्टमर रेदर देन फाइनल कंज्यूमर। तो ये क्या है, ये बिजनेस कस्टमर से डील करते हैं, यानी कि रिटेलर क्या हो गया, वो बिजनेस कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है, वो भी तो प्रोडक्ट को सेल करके जो है पैसे कमा रहा है, तो बिजनेस कर रहा है। तो ये क्या है, ये बिजनेस कस्टमर को डील करते हैं। ठीक, ये डायरेक्टली कंज्यूमर को, फाइनल कंज्यूमर को सेल नहीं करते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे पता होगा, बेस्ट प्राइस जो वॉलमार्ट का है, वो इंडिया में है, वो क्या करती है, वो रिटेलर्स को ही प्रोडक्ट को सेल करती है। वहां पे आप जाएंगे ना, तो वहां पे अगर आपकी रिटेल शॉप है तो आप वहां से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। हम जैसे नॉर्मल कंज्यूमर्स होते हैं वो जाके वहां पे प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर सकते हैं। आपकी अगर रिटेल शॉप है तो आप वहां पे जाके परचेज कर सकते हैं। तो होलसेलर मींस वो लोग, वो मर्चेंट, वो ट्रेडर, वो पर्सन जो बल्क क्वांटिटी में जो है प्रोडक्ट को परचेज करता है मैन्युफैक्चरर से और फिर उसको जो है रिटेलर्स को सेल करता है छोटे छोटे क्वांटिटी में। तो अब बात कर ले कि फंक्शन क्या है होलसेलर के। तो फंक्शन में देखें तो सबसे पहली चीज सेलिंग एंड प्रमोटिंग। यहाँ पे क्या है कि ये जो प्रोडक्ट को सेल करते हैं रिटेलर्स को और उसको प्रमोट भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी रिटेलर्स अपने यहाँ पे रखे और रिटेलर्स जो है प्रोडक्ट को कस्टमर्स को सेल करे। बाइंग एंड असॉर्टमेंट, यहाँ पे क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को परचेज किया जाता है, होलसेलर मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट को परचेज करती है और उसको अपने यहाँ पे असॉर्ट करके इकट्ठा करके रखती है। बल्क ब्रेकिंग, बट हो जाता है कि मैन्युफैक्चर लाखों करोड़ों क्वांटिटी में प्रोडक्ट को बनाता है, फिर होलसेलर उसको जो है करोड़ों में से लाखों अपने यहाँ पे रख लेते हैं, फिर लाखों में से हजारों हजारों अलग अलग रिटेलर्स को सेल कर देते हैं और फिर रिटेलर जो है वो एक एक दो यूनिट जो है वो कस्टमर्स को सेल करती है। तो बल्क को ब्रेक कर रहे हैं होलसेलर। वेयर हाउसिंग, यहाँ पे क्या है, वेयर हाउसिंग का मतलब कि अपने यहाँ पे सामान को इकट्ठा करके होलसेलर रखता है। मैन्युफैक्चर के, हाँ भाई बहुत लगातार प्रोडक्शन हो रहा है तो इतने सारे प्रोडक्ट वो कहाँ पे रखेंगे, तो जब वो होलसेलर को सेल कर देते हैं तो होलसेलर अपने यहाँ पे इकट्ठा करके रखता है, फिर वो रिटेलर को धीरे धीरे अपने यहाँ से सेल करता रहता है। ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चर से अपने यहाँ पे मंगवाना फिर अपने यहाँ से रिटेलर को भेजना, तो ट्रांसपोर्टेशन की भी फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंसिंग, यहाँ पे क्या है कि क्रेडिट, यानी कि फाइनेंस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि आप चाहे तो पूरा कैश देके प्रोडक्ट को परचेज कर लीजिए या फिर जो है आप क्रेडिट पे ले सकते हैं या फिर ईएमआई पे ले सकते हैं। तो फाइनेंसिंग की सुविधा भी जो है होलसेलर जो है रिटेलर्स को प्रोवाइड करते हैं। रिस्क बियरिंग, यहाँ पे क्या है, रिस्क भी ले रहे हैं भाई, प्रोडक्ट खराब हो गया। होलसेलर में क्या होता है कि उन्होंने मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, अब मालिकाना हक उनका हो गया। अब सपोज करिए कि उन्होंने अपने यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ और वहाँ पे जो है खराब हो गया, आग लग गई या फिर कुछ और हो गया, तो इससे नुकसान उनका हो गया, तो रिस्क भी वो बियर करते हैं। एंड सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज मार्केट इन्फॉर्मेशन, यानी कि कस्टमर को क्या चाहिए वो रिटेलर को बताता है, रिटेलर जो है कस्टमर की प्रेफरेंसेस को होलसेलर को बताता है, होलसेलर जो है वो इन्फॉर्मेशन मैन्युफैक्चर को पास करता है कि उनको किस क्वांटिटी में, किस प्राइस में, क्या फिर क्या प्रोडक्ट के फीचर्स में चेंज करना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन भी जो है मार्केट कंडीशन के बारे में मैन्युफैक्चर को पास ऑन करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि होलसेलर परफॉर्म करता है। अब बात करें टाइप ऑफ होलसेलर की, तो देखिए एक तो होते हैं प्योर होलसेलर। प्योर होलसेलर का मतलब कि ये मैन्युफैक्चरिंग में या फिर रिटेलिंग की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये सिर्फ क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट को परचेज करेंगे और रिसेलर को सेल कर देंगे, बस इतना इनका काम होता है। इनको कहते हैं प्योर होलसेलर। होलसेलर का मतलब क्या हो गया, मैन्युफैक्चर से परचेज किया, रिटेलर को सेल कर दिया, बस। जब कोई मैन्युफैक्चर रिटेलर की बजाय वो सीधे कस्टमर को सेल करने लगता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिटेल होलसेलर कहते हैं, जो हम आगे देखेंगे। तो मिल सप्लाई होलसेलर एक होते हैं। मिल सप्लाई होलसेलर ये वो होलसेलर होते हैं जो कि रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं और फिर वो बिजनेस ओनर को, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है ना, उनको सेल करते हैं। तो प्योर होलसेलर हु परचेज रॉ मटेरियल परचेज करते हैं और बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे होते हैं उनको सेल करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, मिल सप्लाई होलसेलर। वहीं पे एक आता है सिंगल लाइन होलसेलर। सिंगल लाइन होलसेलर का मतलब कि ये स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट को ही अपने यहाँ पे रखते हैं, स्पेशलाइज्ड इन पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि अगर आप बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड आपने शॉप ओपन कर रखी है, होलसेलर की काम कर रहे हैं, तो आप सिर्फ बिल्डिंग मटेरियल का ही अपने यहाँ पे रखेंगे, उसके अलावा नहीं। सोप है तो सोप का ही रखेंगे, डिटर्जेंट का रखेंगे, एक ही, मतलब कि कोई एक प्रोडक्ट लाइन ही जो है आप उसमें डील करते हैं, तो उसको कहते हैं सिंगल लाइन होलसेलर। वहीं पे जो नेक्स्ट टाइप के होलसेलर हैं दैट इज रिटेलर होलसेलर, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है। रिटेलर होलसेलर क्या होते हैं, परचेज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी एंड सेल्स टू रिटेलर एंड अल्टीमेट कंज्यूमर थ्रू रिटेल आउट। यहाँ पे क्या होते हैं ये रिटेल होलसेलर, ये रिटेलर्स को भी सेल करते हैं, साथ ही साथ जो अल्टीमेट कंज्यूमर होते हैं उनको भी अपना रिटेल आउटलेट खोल के उनको भी सेल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिटेलर होलसेलर। वहीं पे एक होता है मैन्युफैक्चर होलसेलर। मैन्युफैक्चर होलसेलर का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो खुद ही जो है डिस्ट्रीब्यूशन करती है रिटेलर्स को, तो उनको कहते हैं मैन्युफैक्चर होलसेलर, यानी कि खुद ही प्रोडक्ट बना रही हैं और खुद ही रिटेलर को सेल कर रही हैं, तो वो क्या हो गया, मैन्युफैक्चर होलसेलर अंडरटेक्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स अलॉन्ग विद डिस्ट्रीब्यूशन टू रिटेलर। तो होलसेलर का मतलब सिंपल सा है कि ये मैन्युफैक्चर से लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और रिटेलर्स को सेल करते हैं, तो वो प्योर हो गए। वहीं पे अगर रिटेलर के साथ साथ कस्टमर को भी सेल कर दे रहे हैं तो वो रिटेलर होलसेलर हो गए।
वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम, ये दोनों यानी कि वीएमएस और एचएमएस, ये दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं मार्केटिंग का, जिसको यूज़ किया जाता है कस्टमर की नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए और मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए, और मार्केट में कहीं पे भी कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसको ग्रैब करने के लिए। ये दो मार्केटिंग अप्रोचेस इस्तेमाल किए जाते हैं, वीएमएस और एचएमएस, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम एंड एचएमएस यानी हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। तो वीएमएस में क्या होता है, वीएमएस में जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के मेंबर्स होते हैं, जैसे सप्लायर हो गया, मैन्युफैक्चरर हो गया, और रिटेलर हो गए, होलसेलर्स हो गए, ये जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के मेंबर्स हैं या डिफरेंट लेवल हैं, इनको जो है इंटीग्रेट कर दिया जाता है, इनको इंटीग्रेट किया जाता है और एक एक सिंगल एंटिटी के रूप में, यूनिफाइड सिस्टम के रूप में जो है ये वर्क करते हैं। क्लियर। तो वीएमएस यानी कि वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में तो यहां पर क्या होता है, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर, ये सब के सब एक एंटिटी की तरह, एक सिंगल एंटिटी की तरह जो है, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन की तरह समझ लीजिए कि ये काम करते हैं कस्टमर की नीड को फुलफिल करने के लिए, जो है प्रोडक्ट को बनाएंगे, रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे, उसको जो है कस्टमर तक जो है डिलीवर करते हैं। क्लियर। वहीं पर एचएमएस यानी कि हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम, यहां पर क्या होता है कि यहां पर दो डिफरेंट कंपनीज हैं, अलग अलग इंडस्ट्री से दो डिफरेंट कंपनीज होती हैं, और वो दोनों जो है एक साथ कोलैबोरेट करती हैं मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। क्लियर। तो वीएमएस में क्या है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो डिफरेंट चैनल मेंबर्स हैं, ठीक है, कोई एक कंपनी है, उसके जो डिफरेंट चैनल मेंबर्स हैं वही आपस में इंटीग्रेट करते हैं। एचएमएस में क्या हो रहा है कि दो डिफरेंट कंपनीज हैं सेम लेवल पे, वो आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं। क्लियर। तो इनको हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम को समझेंगे विथ एग्जांपल। तो इन वीएमएस वेरियस लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यानी कि सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, ये इंटीग्रेट होते हैं और वर्क करते हैं एज अ यूनिफाइड सिस्टम, एक सिस्टम की तरह जो है वो वर्क करते हैं टू सेटिस्फाई दी कस्टमर नीड, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी चैनल मेंबर्स हैं वो सब मिलकर एक साथ काम करते हैं तो उसी को हम वीएमएस यानी वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे कि ज़ारा, तो ज़ारा में क्या होता है कि जितने भी स्टेजेस हैं, सब स्टेजेस को ज़ारा जो है खुद ओन करती है और उनको कंट्रोल करती है। क्लियर। तो चाहे वो रिटेल शॉप हो, चाहे होलसेलिंग हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का काम हो, ज़ारा सभी को ऑन करती है और उनको कंट्रोल करती है। क्लियर। तो इन दिस सिस्टम वन मेंबर, यानी कि ये जो वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम है, इसमें अलग अलग मेंबर है ना, सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर, रिटेलर, सब मिलकर एक साथ काम करते हैं। तो इसमें कोई एक मेंबर ऐसा होगा जो बाकी मेंबर्स को ओन करता होगा। क्लियर। जैसे कि मैन्युफैक्चरर है, वो सप्लायर को, होलसेलर को, रिटेलर को ओन करता होगा, या फिर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, मैन्युफैक्चरर का होलसेलर के साथ, रिटेलर के साथ, सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा कि वो उसके लिए ही काम करेंगे। क्लियर। या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फिर होलसेलर, रिटेलर जो भी है, उसका इतना मार्केट में इन्फ्लुएंस होगा कि वो बाकी मेंबर्स को जो है वो क्या कर रहा होगा, बाकी मेंबर्स को इन्फ्लुएंस करता है कि वो उसके साथ कोऑपरेट करें। जैसे कि कोई बड़ा रिटेल चेन है, कोई बड़ा रिटेल चेन है, तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट वो रिटेल चेन सेल कर रहा होगा, उस रिटेल चेन का उस पर इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि रिटेल चेन बड़ा है, कस्टमर्स उस रिटेल शॉप से जाते हैं, प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो हर मैन्युफैक्चरर चाहेगा कि उसका प्रोडक्ट उस रिटेल चेन पे रहे। क्लियर। तो उस रिटेल चेन का इन्फ्लुएंस मैन्युफैक्चरर्स पे रहेगा। तो कहने का मतलब है कि वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में जो भी मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स में से कोई एक ऐसा होगा जिसका बाकी मेंबर्स पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है और वो फिर उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। क्लियर। तो वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में जो भी मेंबर्स हैं, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, इनमें से कोई ना कोई होगा जो बाकियों को ओन करता होगा, या फिर बाकियों के साथ कॉन्टैक्ट होगा, या फिर कोई ना कोई एक होगा जिसका बाकियों पे इन्फ्लुएंस होगा। क्लियर। ड्यू टू पावर, ड्यू टू मार्केट रीच। क्लियर। तो उनकी वजह से उनका कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से सब लोग एक साथ मिलकर कॉपरेट करते हैं एक दूसरे को। क्लियर। तो प्राइमरी गोल क्या है वीएमएस का, टू इंटीग्रेट ऑल टू इंप्रूव एफिशिएंसी, रिड्यूस कॉस्ट एंड एनहेंस ओवरऑल कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। तो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस पे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के मेंबर्स हैं वो आपस में कोलैबोरेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, या फिर एक यूनिफाइड सिस्टम की तरह से वो वर्क करते हैं, जिससे कि एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो, कॉस्ट रिड्यूस हो प्रोडक्ट को बनाने का, जिससे कि कस्टमर को भी सस्ते प्रोडक्ट मिलेंगे और प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और पूरा का पूरा कंट्रोल होगा। क्लियर। तो नॉर्मली 3 टाइप के वीएमएस होते हैं, 3 टाइप के वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम होते हैं। कौन कौन से? पहला कॉर्पोरेट वीएमएस। कॉर्पोरेट वीएमएस कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब कोई एक मेंबर बाकियों को ओन करता है, ठीक है, बाकियों को
को ओन करता है तो उसको हम कॉर्पोरेट वीएमएस कहते हैं, यानी कि यहाँ पर सिंगल ओनरशिप होगा। तो एक कॉर्पोरेट वीएमएस कंबाइंस सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अंडर सिंगल ओनरशिप, यानी कि सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, होलसेल, रिटेलर, सब ये जो है किसी एक ओनर के अंदर होंगे। जैसे कि शेरविन विलियम्स, ये क्या है, ये पेंट बनाती है और साथ ही साथ ये 3300 से ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स को ओन भी करती है और उनको ऑपरेट करती है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है कि बना भी रही है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है और रिटेल आउटलेट्स को भी जो है ओन करती है। तो ये ओनरशिप हो गया कॉर्पोरेट वीएमएस। क्लियर? इसी तरीके से नेक्स्ट जो है कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस। कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस में क्या होता है कि यहाँ पर जो डिफरेंट मेंबर्स हैं, इंडिपेंडेंट फर्म्स हैं, वो आपस में जो है कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि वो प्रोडक्ट को जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे या फिर जो है प्रोडक्ट को बनाएंगे। तो आपस में वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि एक साथ मिलकर जो है वो कस्टमर की नीड को फुलफिल करेंगे। जैसे कि मैकडोनाल्ड, वो क्या है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम पे जो है फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करता है पूरे वर्ल्ड में जो है डिफरेंट रिटेल आउटलेट्स में। क्लियर? तो मैकडोनाल्ड क्या है, ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस है कि इन्होंने रिटेल आउटलेट से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि आप हमारा प्रोडक्ट जो है अपने एरिया में सेल करेंगे। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेड वीएमएस होता है। एडमिनिस्ट्रेड वीएमएस में क्या होगा कि यहां पर जो है कोई ना कोई मेंबर अपनी पावर के वजह से या फिर अपने साइज की वजह से बाकियों को जो है इन्फ्लुएंस करता है कि वो उसके साथ कोऑपरेट करें। तो कोऑर्डिनेट सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द साइज एंड पावर ऑफ वन ऑफ द मेंबर। मैन्युफैक्चरर्स ऑफ डोमिनेंट ब्रांड्स कैन सिक्योर स्ट्रॉन्ग ट्रेड कोऑपरेशन एंड सपोर्ट फ्रॉम रिसेलर्स, या फिर आप कहिए जो रिटेल आउटलेट्स होते हैं उनका मार्केट में इतना रीच होता है, कस्टमर से इतना कॉन्टैक्ट होता है, कस्टमर के पास इतना पहुंच होता है कि वो मैन्युफैक्चर को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। क्लियर? तो ये हो गया वीएमएस यानी वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर क्या हो गया कि किसी एक इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, उसमें जो भी मेंबर्स हैं वो सब मिलकर जो है प्रोडक्ट को बनाते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिससे कि कस्टमर की नीड को फुलफिल किया जा सके कम कॉस्ट में, एफिशिएंटली, और जो है बाकी मेंबर्स को कंट्रोल किया जा सके। वहीं पर वर्ड हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम की बात करें तो हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम में क्या होता है कि डिफरेंट इंडस्ट्री से सेम लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक दूसरे से कोलैबोरेट करती है। डिफरेंट इंडस्ट्री के सेम लेवल पे, डिस्ट्रीब्यूशन के सेम लेवल पे जो दो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो आपस में कोलैबोरेट करती हैं। क्लियर? तो यहां पे जैसे कि और इनका मेन गोल क्या होता है, टू शेयर रिसोर्सेज एंड एक्सपेंड द मार्केट। कई बार होता है ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जो रिसोर्सेज है वो जरूरी नहीं है कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के पास भी वही रिसोर्सेज हों। क्लियर? जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास टेक्नोलॉजी है तो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास जो है ह्यूमन रिसोर्स है, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है, तो वो दोनों क्या करते हैं, आपस में कोलैबोरेट करते हैं और एक दूसरे के रिसोर्सेज को शेयर करते हैं और मार्केट को एक्सपेंड करते हैं। क्लियर? अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हैं। जैसे कि मारुति सुजुकी, तो सुजुकी बाहर की कंपनी है, मारुति इंडिया की कंपनी है, इन दोनों ने एक साथ जो है दोनों एक साथ काम किया और मारुति सुजुकी के नाम से जो है डिफरेंट जो है ये व्हीकल्स जो है वहां पर प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? तो ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम है। सेम लेवल डिस्ट्रीब्यूशन के सेम लेवल पे जब दो ऑर्गेनाइजेशन आपस में कोलैबोरेट करती है तो हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। इसी तरीके से कोका कोला जो कि एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है, सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है, और वहीं पे नेस्ले ये फूड एंड बेवरेज कंपनी है, इन दोनों ने भी जो है पार्टनरशिप की और रेडी टू ड्रिंक कॉफी और टी जो है ये ग्लोबली प्रोड्यूस करने लगे। तो ये क्या है, एक तरीके का हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम है। कोका कोला अलग इंडस्ट्री, नेस्ले अलग इंडस्ट्री, और दोनों ने मिलकर रेडी टू ड्रिंक कॉफी और टी जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं टू कैप्चर द मार्केट, टू एक्सपैंड द मार्केट। तो इसी तरीके से को ब्रांडिंग एक टेक्निक हो गया, जैसे मारुति सुजुकी कंसोर्टियम हो गया जहां पर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। स्ट्रेटेजिक अलायंस हो गया, जॉइंट वेंचर हो गया, ये कुछ मेथड है हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम के। क्लियर? तो हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम में क्या हो गया कि अलग इंडस्ट्री के सेम लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपस में कोलैबोरेट करती हैं और मार्केट को एक्सपेंड करती हैं और मार्केट को कैप्चर करती है, रिसोर्सेज को शेयर करती है। वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में क्या हो गया कि किसी एक इंडस्ट्री के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो मिलकर वो इंटीग्रेट करता है, यूनिफाइड सिस्टम के रूप में वो काम करते हैं और पूरा प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम संभालते हैं एज अ यूनिफाइड सिस्टम। तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम होता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।